नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट, जिसमें हम देखेंगे पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड पीडियाट्रिक सेकंड, बीएस नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर एंड बीएस नर्सिंग सिक्स सेमेस्टर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस हम एक वीडियो में देखेंगे, बेसिक टू कंप्लीट सिलेबस। अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अगर ये वीडियो देख ली जिसने, ठीक है, अगर ये वीडियो जिसने देख ली तो आपको पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो में आपको क्या करना है, जो बता रहे हैं उसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको ऐसा रखना है कि हमने पहले पढ़ रखा है, हमारा रिवीजन चल रहा है। जिन्होंने पढ़ रखा है, पूरी क्लासेस ले रखी है, उनके लिए रिवीजन क्लास है ये। और जिन्होंने नहीं ले रखा उनके लिए देखो, दोनों साइड हमने क्या है कि थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा, बेसिक टू कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए ये चीज हो गई, और जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन क्लास हो गई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा इंटरेस्टिंग लेक्चर। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट का नाम आता है पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स होती क्या है सर? पीडियाट्रिक जिसमें हम बच्चों का इलाज करते हैं। कौन से बच्चे? 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का इलाज करते हैं। पहली चीज हमने देख ली। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। पहले पीडियाट्रिक शब्द के बारे में हम बात करते हैं। तो पीडियाट्रिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पीडियाट्रिक कहां से लिया गया है? पीडियाट्रिक लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड एंड इट्री के मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब कि जहां पर बच्चों का क्या करे, ट्रीटमेंट करे। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या आएगा? पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। पीडियाट्रिक क्या है? एक किसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन से, मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिजीज ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ठीक है, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि 0 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का। ओके, तो इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गए और एडल्ट हो गया। इनको हमने अलग अलग एज ग्रुप को हमने नाम दे दिया। ओके, बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल बात करते हैं कि पीडियाट्रिक होती क्या है। कि पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम अडल्ट, इन्फेंट, चिल्ड्रन के हेल्थ के, ग्रोथ के, डेवलपमेंट के और डिजीज की बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले। अब हम एक एक एज ग्रुप को अलग अलग क्लासिफाई कर लेते हैं, मतलब कि 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं, 1 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, है ना, इसे हम इसको नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट आता है न्यूबॉर्न, जिसे न्यूनेट भी बोल सकते हैं। 28 दिन तक के, बर्थ से लेकर के 28 दिन तक का जो बच्चा होता है, ठीक है, 0 से लेकर 28 दिन के जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसको नाम देते हैं न्यूबॉर्न या नियोनेट। अब इसकी भी 2 कैटेगरी हो सकती है। एक तो हो गया अर्ली नियोनेट, एक हो गया लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो कि 7 दिन तक के, 0 से लेकर 7 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको अर्ली नियोनेट बोलेंगे। और 7 से 28 तक, ठीक है, 7 से फिर 8 से 28 दिन तक के जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे? लेट नियोनेट बोलेंगे। ओके सर। फिर 28 दिन तक की बात हो गई। 28 दिन से आगे 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को हम बोलेंगे इन्फेंट। क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलते हैं। 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को क्या बोलेंगे? टोडलर बोलेंगे। कौन से ग्रुप में आता है वो? वो आता है सर टोडलर में। टोडलर की बात हो गई। फिर टोडलर के बाद में 3 साल तक बच्चा हो गया। 3 से 6 तक, 3 ईयर टू 6 ईयर तक का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको प्री स्कूल बोलते हैं। और स्कूल एज होती है 6 से 12 साल तक की को। 6 टू 12 एज ईयर है, उसको क्या बोलते हैं? स्कूल चिल्ड्रन बोलते हैं। और बाकी बच्चा क्या, 12 से लेकर 18 या 13 से 18, इसको क्या बोलेंगे? एडोलेसेंट बोलेंगे। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई भाई? यही अब 18 तक हो गया। यहां तक हम किसकी बात करते हैं? पीडियाट्रिक में बात करते हैं। इससे 18 से जब बड़ा हो जाएगा वो अडल्ट में आ जाएगा। ओके, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आ जाएगा वो। तो उसकी हमने पहले बात करी ली। तो 0 से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चा है उसको हम पीडियाट्रिक्स में डील करते हैं। ओके, आगे चलते हैं वाइटल साइन। अब बच्चों में वाइटल साइन अलग होते हैं और अडल्ट में वाइटल साइन अलग होते हैं। तो जो बच्चा है, बेबी है, तो उसमें नॉर्मल वाइटल साइन की बात करते हैं अपन। उसमें क्या होता है? हार्ट रेट कितनी होती है? 120 टू 160 पर मिनट। अब सुनो, ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनमें डिफरेंस आने लग जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट हो गई 30 टू 60 बीट पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। टेम्परेचर हो गया 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। एंड ब्लड प्रेशर इज 60/40 टू 80/50 mm of Hg। ये हमने बात कर ली नॉर्मल वाइटल साइन के बारे में। अडल्ट में अलग होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वाइटल साइन में डिफरेंट आता जाता है। अगर आपसे नॉर्मल बच्चे का वाइटल साइन पूछे तो आपको ये लिख के आना है। फिर आता है बर्थ टाइम। बर्थ टाइम मतलब कि टर्म बेबी कौन सा होता है, प्री टर्म कौन सा होता है, पोस्ट टर्म कौन सा होता है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो टर्म बेबी है, टर्म बेबी को ये एक नॉर्मल
क्या होता है, टाइमिंग होता है, बर्थ टाइम नॉर्मल होता है 37 टू 42 वीक। भाई कोई आइडियल आपसे पूछे बच्चे का आइडियल टाइम पूछे या बर्थ टाइम पूछे टर्म बेबी का, तो वो होता है 37 से 42 वीक। ठीक है, हाँ वही आपके 9 महीने हो गए। ठीक है, लेकिन अगर 37 से कम हो, 37 वीक से कम हो तो उसको हम प्री टर्म में बोल देंगे, और अगर 42 से ज़्यादा का हो, 42 वीक से ज़्यादा वीक का हो बच्चा, तो उसको हम पोस्ट टर्म बोल देंगे। ठीक है, अब लेंथ की बात करते हैं। लेंथ नॉर्मल बेबी की लेंथ होती है 45 से 55 सेंटीमीटर, 45 टू 55 सेंटीमीटर। और अगर फिक्स बताए तो फिक्स होती है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। वेट हो गया 2.5 टू 4 kg, एवरेज कितना हो गया 3 kg हो गया। हेड सरकमफ्रेंस कितनी होती है 33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफ्रेंस कितनी होती है, तो चेस्ट सरकमफ्रेंस ये होती है। ठीक है, न्यू बॉर्न की बात चल रही है अभी। और एमयूएसी हो गया, एमयूएसी कितना हो गया 10 से लेकर 11 सेंटीमीटर का इसका एमयूएसी होता है नॉर्मल। अब सुनो एमयूएसी क्या होता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। अब जो इन दोनों की बात करते हैं अपन, हेड की और चेस्ट की, तो देखो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि पहले क्या है, चेस्ट, हेड क्या है, हेड ज़्यादा है, हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, चेस्ट सरकमफ्रेंस कम है कंपेयर हेड के। तो एक साल में, एक साल, जब 1 साल का हो जाता है बच्चा, 1 ईयर में, दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल, हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल, कब 1 ईयर। ओके, आगे चलते हैं सर, नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। अब चाइल्ड के लिए चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर करंटली इन ऑपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी हेल्थ के लिए और उसको बीमारी से बचाने के लिए, चाइल्डहुड डिजीज से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो करंटली ऑपरेशन में, मतलब कि करंटली चल रहे हैं। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट इज ICDS, जिसको कम्युनिटी में हमने पढ़ रखा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। सेकेंड इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चिल्ड्रन इलनेसेस, IMNCI, जो आपका अलग यूनिट भी है। फिर आता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान एंड RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, ये क्या है प्रोग्राम से। इसके अलावा मिड डे मील हो गया, सबको पता है मिड डे मील खाना मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में। नेक्स्ट इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल। ओके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, कौन सा, जो गलियों में जो चिल्ड्रन है उनके लिए। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर जुवेनाइल जस्टिस, UIP, जिसमें इम्यूनाइजेशन आता है, UIP हो गया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो गया 1098, और NRHM हो गया। इसके साथ साथ आप और भी ऐड कर सकते हो, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं सर हम इसमें, देखो, बिसाइड दिस देयर आर अदर सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रमोट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ अलोंग विद अदर्स मेंबर ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया जैसे NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, NTP हो गया। तो पूरे क्या है, हेल्थ प्रोग्राम तो है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो हमने कम्युनिटी में पढ़ा था बहुत सारा। ठीक है, आगे चलते अपन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के कौन कौन से राइट्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, स्वीकार कर लिए गए हैं। अब देर आर 10 राइट। ठीक है, कितने, 10 राइट है। कौन कौन से हो गया, 10 राइट में फर्स्ट राइट आता है हमारे पास, ये कुछ 10 राइट है। फर्स्ट राइट आता है राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, कि जो बच्चा होता है उसका सबसे पहला अधिकार है उसको जीने का। बच्चे का या चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसका सबसे फर्स्ट राइट होता है राइट टू लाइफ, जीने का, जिंदगी का, एंड डेवलपमेंट का। सेकेंड इज राइट टू नेम, नेशनलिटी एंड आइडेंटिटी। सेकेंड राइट इज उसका अधिकार है नाम का, उसकी खुद की पहचान का, उसकी नेशनलिटी का एंड आइडेंटिटी का। थर्ड इज राइट टू फैमिली केयर एंड प्रीनेटल लव। तीसरा उसको हक है चिल्ड्रन को या चाइल्ड को, तीसरा राइट में क्या है, राइट टू फैमिली केयर, उसको पूरा हक है कि उसकी फैमिली उसको केयर दे, पेरेंटल लव करे। राइट टू हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज, उसको पूरा हक है कि बच्चे को क्या मिले, हेल्थ केयर मिले, मेडिकल सर्विसेज मिले। राइट टू एजुकेशन, उसको पढ़ने का पूरा हक है। राइट टू एडुकेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसको खाने का, पहनने का और शरण का, शेल्टर का पूरा हक है, पूरा राइट है। ठीक है, ये हो गया। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, चिल्ड्रन को या जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको पूरा हक है किससे बचने का, किससे बचने का, एब्यूज से, नेग्लेक्ट से।
चाइल्ड एब्यूज नाम सुना है, ठीक है, उससे बचने का पूरा हक है, पूरा राइट है चिल्ड्रन को। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि जो बच्चा चाइल्ड लेबर होता है उससे प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। अब कुछ क्या है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को क्या है कि काम करने के लिए भेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना चाहते हुए भी वो काम करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है, चलो कुछ पैसे तो आएंगे इस बहाने भेज देते हैं, तो उनको पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा राइट है उनसे प्रोटेक्ट करने का। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, अपनी ऑफ एक्सप्रेशंस एंड ओपिनियन, अपनी राय देने का, अपने एक्सप्रेशंस का उनको पूरा हक है, पूरा फ्रीडम का पूरा हक है, राइट है। राइट टू प्ले, ठीक है, खेलने का, मनोरंजन का, इनका सभी को क्या है, उनको हक है। तो ये 10 राइट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अंडर 5 क्लिनिक। क्या आता है? अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक नाम से पता चला है अंडर 5, 5 मतलब कि 5 ईयर, 5 ईयर। अंडर 5 क्लिनिक इज अ हेल्थ सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर टू प्रोमोट ग्रोथ एंड प्रिवेंट डिजीज। ये जो 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्थ सर्विसेज चलाई गई है। अंडर 5 क्लिनिक क्या है? एक ऐसी सर्विस है, ऐसी सर्विस चलाई गई है जो कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए ये सेवा है जो चलाई गई है। अब इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो द एम ऑफ 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक इज रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी एंड इंश्योर हेल्थी चाइल्ड डेवलपमेंट। मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी सब में आपको क्या है, ये लिख के आना है। मृत्यु दर, मोर्टेलिटी मतलब कि मृत्यु दर, कि बच्चों की जो मोर्टेलिटी है उसको कम करने के लिए और हेल्दी चिल्ड्रन को, हेल्दी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए ये 5 अंडर 5 क्लिनिक है वो चलाई गई है, ये उसका उद्देश्य हो गया। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है, तो सर्विसेज का नाम लिख लीजिए आप। इम्यूनाइजेशन, क्या हो गया? इम्यूनाइजेशन हो गया, जिसमें सभी को वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, न्यूट्रिशन एंड विटामिन सप्लीमेंटेशन हो गया, सभी को अच्छा न्यूट्रिशन देना, ठीक है, 5 साल तक के वो। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, क्या? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, सपोज चलते चलते खेल रहे हैं बच्चे, उनको लग गई तो उनको ट्रीटमेंट देना, ड्रेसिंग वगैरह। हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना, कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को और हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 2। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है आपके। यूनिट नंबर 2 के तरफ हम बढ़ते हैं, तो यूनिट का नाम आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। में फर्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, दोनों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है पहले तो ये देखो भाई। दोनों सुने सुने लग रहे हैं, ग्रोथ भी, ग्रोथ का मतलब भी वृद्धि होती है और डेवलपमेंट भी कुछ इसी का सिमिलर वर्ड है, लेकिन दोनों के क्या है, मीनिंग अलग अलग है। कैसे देखते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट। ओके, इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। भाई ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ क्या है? फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी। 2 सेल थी, 2 की 4 हो गई, ये क्या है? ग्रोथ है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग कुछ IQ लेवल बढ़ गया, इसको आप कैसे मेजर करोगे? ये डेवलपमेंट है। ओके, एग्जांपल देखो, इंक्रीज इन द हाइट, हाइट इंक्रीज हो गई, ये ग्रोथ का एग्जांपल है। वेट इंक्रीज हो गया, हेड सर्कमफ्रेंस है वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। तो ये सभी क्या है? ग्रोथ है, जिसको हम पता कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई है। ओके, जबकि डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्किल। किसमें? स्किल्स में। उसकी जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, सपोज बच्चे की या फिर कोई भी बड़ा है, किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, तो आप ये क्या है? डेवलपमेंट है, ना कि ग्रोथ, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्किल्स एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी है वो इंक्रीज हो गया। इट इज क्वालिटेटिव इन द नेचर, ये क्या है? क्वालिटेटिव है, जबकि ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बच्चा है, बच्चा चलना सीख गया, बैठना सीख गया, ये क्या है? डेवलपमेंट है। हम पढ़ेंगे अभी माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस वगैरह, वो सभी क्या है? डेवलपमेंट के पार्ट है। स्पीच, इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल बिहेवियर, ये सभी क्या है? डेवलपमेंट। इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि 5 किलो स्टैंडिंग करी उसने, ऐसा थोड़ी है। फिर दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट वन इज ग्रोथ की हमने बात करी है, क्या है? क्वांटिटेटिव है, मतलब कि 2 सेल थी, 2 की 4 हो गई सेल, 4 की 8 हो गई, 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, 50 से 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, तो क्या है? ग्रोथ है। 2 किलो का बच्चा था, 3 किलो का हो गया, ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव है। जबकि डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव। क्या है? क्वालिटेटिव। पहले वो बोलने में दिक्कत आती थी, उसको सही तरीके से बोल नहीं पाता था, हक तुतलाता था, मतलब ठीक है, हकला करता था, कैसे बात कर लो, लेकिन अब वो सही तरीके से बोल सकता है। क्या है? ये डेवलपमेंट है। फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जबकि डेवलपमेंट में हमने बात करी स्किल की एंड
फंक्शंस की ग्रोथ मेजरेबल होती है, जबकि डेवलपमेंट नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, बस पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, ग्रोथ है मैच्योरिटी के बाद में स्टॉप हो जाती है। कैसे कैसे स्टॉप हो गई? हाइट है, हाइट कुछ टाइम बाद में मैच्योरिटी आती है, उसके बाद में रुक जाती है हाइट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूस रहती है डेवलपमेंट। कैसे? अब जैसे बात करिए हमने स्पीच के बारे में, उसकी इंप्रूवमेंट हुई है, स्किल्स स्किल्स इंप्रूवमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे वो कुछ सीखेगा इंप्रूवमेंट होती जाएगी। ओके, डेवलपमेंट की बात कर ली। डिफरेंस देख लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो सर, तो प्रिंसिपल की बात करें तो अपन प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने बात कर ली। ये नहीं कि थोड़ी देर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है ये। प्रोसेस्ड फ्रॉम हेड टू टॉय, इसको क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। जैसे बच्चा जब आप ओबीजी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे जो बेबी का वो डेवलपमेंट होता है, तो पहले हेड का होगा, उसके बाद में टॉय का होगा, ठीक है ना। पहले हेड का होगा, उसके बाद में टॉय का होगा या टेल का होगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या है ये? सिफेलोकॉर्डल है, पहले हेड का है फिर टेल का है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल होगी। प्रोसेस्ड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेर, सेंटर टू पेरीफेरी, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब कि जैसे ये बच्चा है, चलो देखो यहीं पे लिख देते हैं। जैसे ये बच्चा है, ये हो गया बच्चा, तो पहले ये डेवलपमेंट हुआ है या फिर ये वाला पार्ट डेवलपमेंट हुआ है? हाथ का पहले ये वाला पार्ट डेवलप हुआ है या फिर ये वाला डेवलप हुआ? तो आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियसली ये पास का जो पार्ट है ये डेवलप होगा, उसके बाद में तो ये दूर जाएगा। बिल्कुल यही बात है कि पहले सेंटर टू पेरीफेरी कैसा होता है डेवलपमेंट? प्रोक्सिमो डिस्टल, पहले पास वाला डेवलप होता है, उसके बाद में दूर वाला होता है। यूनिक डेवलप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिक होता है। जनरल टू मास स्पेसिफिक, जनरल या मास टू स्पेसिफिक। ओके, ये प्रिंसिपल होते हैं इसके। अब इसके अंदर आप लिख के आ सकते हो कुछ भी मतलब जो बताया वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो। देन हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में। क्या? रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो रिफ्लेक्सेस क्या होता है? इट इज एन इनवॉलेंट्री, गौर फरमाइएगा, इट इज एन इनवॉलेंट्री नॉट वॉलेंट्री। क्या है? इनवॉलेंट्री होता है, हमारा कोई योगदान नहीं रहता इस पर, ठीक है। हमारा कंट्रोल नहीं रहता, मतलब दैट इज कैरिड आउट बाई न्यू बोर्न इज रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। जब भी हम कुछ स्टिमुलाई करते हैं बच्चों पर या चाइल्ड पर, न्यू बोर्न पर कुछ भी हम स्टिमुलाई करेंगे, तो इसके रेस्पॉन्स में जो भी एक्ट करेगा, इनवॉलेंट्री एक्ट करेगा, वो क्या होता है? रिफ्लेक्सेस होता है। नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम बच्चा है, सभी ने किया होगा, छोटा बच्चा होता है, उसकी उसके हाथों पर, उसकी हथेली पर आप अपनी अंगुली रखते हो, तो बच्चा क्या है? अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, मतलब कि हमारी अंगुली है वो पकड़ लेता है। हम खुश होते हैं कि यार मेरी अंगुली पकड़ ली इसने, तो वो इसमें रिफ्लेक्सेस है। आपने क्या किया? आपने रिस्पॉन्स दिया, आपने स्टिमुलाई दिया एनी, यू गिव एनी स्टिमुलाई। आपने अंगुली दी, स्टिमुलाई दिया, लेकिन बच्चे ने अपनी मुट्ठी बंद करी, आपकी अंगुली पकड़ ली, तो उसने क्या किया है? इनवॉलेंटरी एक्ट किया है, उसने नहीं किया, वो ऑटोमेटिक हुआ है। क्यों? उसके अंदर रिफ्लेक्सेस पाया जाता है ये। ओके, अब रिफ्लेक्सेस को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एंड सेकंड वन इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। क्या है ये? एल नहीं है, ये आएगा टी। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। चलो सर, तो प्रिमिटिव की बात करते हैं पहले। प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट रहता है ये, बिल्कुल। प्रोटेक्टिव भी प्रेजेंट रहेगा बर्थ के टाइम पर। परसिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ टाइम के लिए ही रहता है, जबकि प्रोटेक्टिव है वो कंप्लीटली होल लाइफ रहता है। सर एक प्रोटेक्टिव का एग्जांपल बता दो। बिल्कुल बताएंगे। आप जब कुछ खाना खाते हो, आप कुछ भी खाते हो, खाना खाओ, पानी पियो, समोसा कचौरी जो भी खाते हो, आपने जैसे खाया ऑटोमेटिक नीचे चला गया। जैसे आप उसको चबा के जाएगा, वो ऑटोमेटिक नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर या हमारे अंदर, सभी के अंदर क्या पाया जाता है? पेरिस्टेलाइज मूवमेंट, जिसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन, ठीक है। तो वो जब गया, वो क्या है? वो भी एक रिफ्लेक्स है, इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस है। तो वो क्या है? पूरी लाइफ, परसिस्ट फॉर होल लाइफ। ये थोड़ी है कि दो महीने तक वो चला, उसके बाद में वो बंद हो गया, ये थोड़ी है, कंप्लीट रहता है पूरी जिंदगी। डिसअपियर एट पर्टिकुलर पीरियड, प्रिमिटिव है वो कुछ टाइम बाद में डिसअपियर हो जाता है, जबकि प्रोटेक्टिव नेवर डिसअपियर, कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, नेवर रीअपियर। और प्रिमिटिव है वो वापस से नहीं आता। ये है कि भाई 3 महीने बाद में गया और 5 महीने बाद में वापस आ गया, ऐसा नहीं है। कभी भी वापस भी नहीं आता और रहता भी नहीं, डिसअपियर। अब कुछ रिफ्लेक्सेस है, जैसे फर्स्ट आता है रूटिंग रिफ्लेक्स।
क्या गया, रूटिंग रिफ्लेक्स। अब ये तो आपने दिया स्टिमुलाई, ये उसने रेस्पॉन्स किया, और ये हो गया कितने टाइम तक रहा, रिजोल्व कब हुआ। फर्स्ट आता है रूटिंग रिफ्लेक्स में चीक टच। जब उसके गालों पर हम टच करेंगे, छोटा बच्चा होता है उसके गालों पे टच करते हैं अपन, जैसे टच करेंगे उसके गालों पर, जिस साइड भी आप टच करोगे उस साइड वो अपना हेड टर्न कर लेगा। अगर आपने, जैसे बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, इसके राइट साइड में आपने टच किया, ये ब्लू साइड जैसे टच कर रहे हो, तो वो अपना सिर है वो इधर की साइड घुमा लेगा और अपना जो मुंह है वो ओपन कर लेगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स किस में काम आता है, ये रिफ्लेक्स आता है सर ब्रेस्ट फीडिंग में काम में लिया जाता है ये। ठीक है, जिसमें उसका माउथ ओपन करने के लिए और टर्न करने के लिए काम में लिया जाता है। रिजोल्व कब हो जाता है, ये 3 से 4 महीने में ये गायब हो जाता है। सेकंड इज सकिंग। क्या है, सकिंग। लिप और पेलेट टच, जब आप उसके होठों पर या फिर उसके पेलेट पर टच करोगे तो वो सक करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे क्या करने लग जाएगा, सकिंग करने लग जाएगा। कब तक रहता है ये, 4 से 6 महीने तक रहता है। मोरो रिफ्लेक्स। क्या है, मोरो रिफ्लेक्स, सडन नॉइज और हेड ड्रॉप। अब थोड़े दिन में एक वीडियो बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट में, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा मोरो रिफ्लेक्स होता है। इसी वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा वो वीडियो, है ना। तो वो क्या होता है, जैसे आप बच्चे को सडन नॉइज, बच्चा बैठा है चुपचाप, आप उसके पास गए, जोर से आपने चिल्लाया उसके पास, ठीक है, जोर से चिल्लाया, या फिर उसका जो हेड है वो ड्रॉप किया, एकदम से पकड़े हो आप और उसको एकदम से नीचे किया, यानी हाथ हटा लिया, हाथ नहीं हटाना, मतलब उसको पकड़े पकड़े आप एकदम से नीचे ले गए, तो वो क्या करेगा, आर्म एबडक्ट करेगा, ठीक है, और क्राई करेगा, मतलब कि हाथों को हिलाएगा और क्राई करेगा। कब तक हो जाएगा, 4 से 6 महीने में ये भी गायब हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस मतलब कि किसी को फीट टच सरफेस, जब हम बच्चे को उठाया, बच्चे को उठाने के बाद में हम उसके पैर है वो जमीन के टच करवाते हैं, सरफेस पर टच करवाते हैं, तो वॉकिंग मूवमेंट, वो चलने की तरह मूवमेंट करता है, पैर हिलाता है, आगे पैर करता है। ठीक है, ये कब हो जाता है, 1 से 2 महीने में ये भी रिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। ग्लेबुलर में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, ये हो गया बेबी का, ठीक है, ये हो गया बेबी सपोज, हाँ, तो अब आपने क्या किया, जब उसके ग्लेबुला पार्ट पर कोई भी स्टिमुलेट दिया, ग्लेबुला पार्ट क्या होता है, ये दोनों आंखें के ऊपर होता है जहाँ पे आप टीकी लगाते हो, तिलक लगाते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे आप जैसे उसके टच करोगे, स्टिमुलेट दोगे, तो वो अपनी आंखें क्या करेगा, ब्लिंकिंग करेगा, आंखें वो बंद कर लेगा। ठीक है, 3 से 4 महीने बाद में ये भी रिजोल्व हो जाता है। चलो सर आगे चलते हैं। माइल स्टोन क्या आता है, माइल स्टोन, माइल स्टोन मतलब कि, माइल स्टोन मतलब कि जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें माइल स्टोन आते जाते हैं, रिफ्लेक्सेस जाते जाते हैं। ओके, माइल स्टोन, अब आप ये मत समझना माइल स्टोन मतलब कि पत्थर। डेवलपमेंट माइल स्टोन आर एज स्पेसिफिक स्किल दैट चाइल्ड अचीव एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि माइल स्टोन का मतलब है कि अगर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है, तो ये चेक करने के लिए पता लगा सकते हैं कि अगर माइल स्टोन सही टाइम पर आ रहा है उसके, माइल स्टोन मतलब कि अगर वो सही टाइम पर चल रहा है, सही टाइम पर उसने चला, सही टाइम पर वो कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है, एब नॉर्मल नहीं है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, माइलस्टोन होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही कि माइलस्टोन हमारी हेल्प करता है किसमें, असेसिंग नॉर्मल ग्रोथ। अभी हमने बात कर ली कि जैसे बच्चा है 18 महीने में रनिंग करना चालू कर देता है, 18 महीने का जो बच्चा होता है वो रनिंग कर देता है, रनिंग कर लेता है, लेकिन हुआ क्या, वो 18 में नहीं करके वो 24 महीने में कर रहा है रनिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हमें नॉर्मल ग्रोथ के बारे में हेल्प करता है एसेसिंग के लिए। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ डेवलपमेंट डिले। अब जैसे मैंने बताया 18 महीने में चलना था लेकिन वो 24 महीने में चल रहा है, दौड़ रहा है, मतलब रनिंग कर रहा है, तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट डिले है। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग स्टिमुलेटिंग एंड इंटरवेंशन, कि अब क्या करें भाई, 18 महीने में चलना था लेकिन दौड़ना था, लेकिन वो 24 महीने में दौड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसकी प्लानिंग करेंगे, इसके लिए हम क्या करें, इंटरवेंशन करें, तो ये माइलस्टोन है उसमें हेल्प करता है। अब कुछ माइलस्टोन दे रखे हैं, जैसे कि 3 महीने का जो बच्चा होता है वो हेड कंट्रोल एंड सोशल स्माइल करना चालू कर देता है। इससे पहले अगर वो हंस रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो सबको देख के हंस रहा है, ये नहीं कि आपको देख के हंस रहा है बच्चा। 6 महीने का जो बच्चा होता है, 6 मंथ का, सिट विथ सपोर्ट, ठीक है, जैसे 6 है, 6 6 है तो 6 का मतलब हो गया सिट विद सपोर्ट, डबल एस आ गया, एस तो 6 विद सपोर्ट हो गया। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है, इधर का उठा के उधर कर देगा, ठीक है। 9 महीने का जो बच्चा होता है क्रावल्स मतलब रेंगना स्टार्ट कर देगा वो।
स्ट्रेंजर एंजाइटी रहेगी उसको, कोई भी आएगा तो वो डर रहेगा, एंजाइटी रहेगी उसको। 12 मंथ का जो बच्चा होता है वो वॉक विथ सपोर्ट, वॉक विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ चलने लग जाएगा। वो स्पीक 1 to 2 वर्ड्स, 1 से 2 वर्ड बोलने लग जाएगा, माँ पा आ, ऐसे ना। 2 साल का जो बच्चा होता है वो रनिंग, ठीक है। अब कुछ में 2 साल लिख रखा है, कुछ में 18 महीने लिख रखा है, तो आपको याद रखो 18 मंथ, 18 मंथ में बच्चा है वो रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, ये याद रखो आप। एंड यूज 2 वर्ड्स सेंटेंस, 2 वर्ड सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दे, जैसे मामा पापा, ठीक है ऐसे। 3 ईयर का जो बच्चा है वो साइकिल चलाना, डे टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, दिन के टाइम पे वो टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है उसके अंदर। 5 ईयर का जो बच्चा होता है स्किप्स ड्रो, ड्रो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर देता है, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है नंबर्स को, ठीक है, ये स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या आता है? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सबको पता है, न्यूट्रिशन में पढ़ा था आपने, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग द बेबी विद मदर्स ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट इन अ नेचुरल वे, कि बच्चे को नेचुरल वे में मदर्स के ब्रेस्ट के द्वारा डायरेक्टली मिल्क दिया जाए, फीडिंग कराई जाए, ये होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ये कब स्टार्ट कर देते हैं? अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या फिर नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल अगर आपसे पूछे ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो वैसे तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे तो 30 मिनट के अंदर अंदर, होने के 30 मिनट के अंदर अंदर, बर्थ के 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। डिलीवरी की पूछे तो 4 से 5 घंटे, मतलब ऑपरेशन के, अगर ऑपरेशन के थ्रू हुआ है बच्चा, किसके थ्रू हुआ है? ऑपरेशन के थ्रू हुआ है बच्चा, LSCS हुआ है, लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, इसके थ्रू हुआ है, मतलब कि ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, तो 5 घंटे विद इन 5 आवर्स आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। कोलेस्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क, 3 से 4 दिन का मिल्क होता है। फिर ट्रांजिशनल मिल्क 7 से 10 दिन का मिल्क है, वो ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? बर्थ टू 6 मंथ, बर्थ से लेकर के 6 महीने तक की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, EBF। क्या बोलते हैं? EBF। EBF मीन्स द बेबी रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर फर्स्ट 6 मंथ, कि जब बच्चा है बेबी हुआ, होने के 6 महीने तक उसको कुछ नहीं देना सिवाय ब्रेस्ट मिल्क के, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना उसको, ये होता है EBF का सिस्टम। नो अदर फूड और ड्रिंक, नॉट इवन वाटर, कुछ भी नहीं देना, एक्सपेक्ट क्या? मेडिसिन और ORS एंड विटामिन, इनके अलावा उसको कुछ नहीं देना, ये होता है EBF का सिस्टम। बेनिफिट्स क्या क्या है EBF के? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर 6 मंथ, बच्चे को 6 महीने तक कंप्लीट न्यूट्रिशन दो, कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है इससे। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ब्रेस्ट मिल्क में आपको पता है इम्यूनिटी IgA पता है, तो वो अच्छी रहती है, इम्यूनिटी डेवलप होगी। प्रिवेंट एलर्जी एंड इन्फेक्शन से वो बच सकता है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी है, मृत्यु है वो, मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल की कुछ बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल में येलो कलर होता है, येलो, लेस इन अमाउंट, अमाउंट में कम होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल है तो ज़्यादा आएगा। इम्यूनिटी रिच होती है, कौन सी होती है? IgA होती है। प्रोटीन भी अच्छा खासा अमाउंट में रहता है। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, गुड अटैचमेंट के क्या क्या साइन होते हैं? तो ओपन वाइड माउथ, जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को तो उसके साइन पूछ लेते हैं। ओपन वाइड माउथ, बच्चे का मुंह है वो क्या रहना चाहिए? ओपन, क्या रहना चाहिए? वाइड रहना चाहिए, ठीक है, जैसे मुंह है बच्चे का, ये आंखें हो गई जैसे, तो उसका मुंह है वो वाइड रहना चाहिए, ठीक है, डायग्राम को जैसा बनाया है, तो वो कहना चाहिए वाइड रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। कवर एरोला कंप्लीटली, एरोला है पता है आपको, एनाटॉमी पढ़ रखे, जो एरोला है वो कंप्लीटली कवर रहनी चाहिए। लोअर लिप इवर्टेड, जो नीचे की जो क्या होता है होट होता है, लोअर लिप होता है वो इवर्टेड रहना चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे ये होट हो गया तो ये वाला जो नीचे वाला लिप है वो थोड़ा इवर्टेड रहना चाहिए। चिन, उसकी जो बच्चे की चिन है वो टच रहनी चाहिए ब्रेस्ट के साथ, ओके, ये साइन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट आता है एपगार स्कोर, नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, क्या आता है? एपगार स्कोर, इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है एपगार स्कोर। एपगार स्कोर में क्या करते हैं कि जब बच्चा होता है, जब बेबी का क्या होता है? बर्थ होता है, तो बर्थ होने के 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर आप हमको ये मेजरमेंट है या फिर इसको असेस करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है? असेसमेंट करना पड़ता है। द एपगार स्कोर इज ए क्विकली, देखो क्या लिख रखा है, द एपगार स्कोर इज क्विक असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न कंडीशन इन 1 to 5 minutes आफ्टर
बर्थ टू इवेल्युएट द नीड ऑफ रिससिटेशन। क्यों करना पड़ता है ये कि भाई हमें जो बच्चा हुआ है इसको रिससिटेशन की नीड है या नहीं है, रिससिटेशन को पता करने के लिए हमें अपगा स्कोर है वो करना पड़ता है। अब नियोनेटल रिससिटेशन आपको पता है, नहीं पता तो वापस पढ़ेंगे। ओके, तो अपगा स्कोर में होता क्या है कि द अपगा स्कोर इवेल्युएट 5 पैरामीटर्स, कितने 5 पैरामीटर्स में दिए गए हैं, अभी हम आगे डायग्राम में बताएंगे आपको। इच स्कोर आर 0, 1 और 2। ठीक है, चलो देखते हैं। ये होता है हमारे पास अपगार स्कोर। पहले तो फुल फॉर्म होती है अपगार की, ए फॉर एक्टिविटीज, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो भी हमने रिफ्लेक्स पढ़ा है वो। ठीक है, ए मीन्स अपीयरेंस, यानी जिसमें हम कलर देखते हैं स्किन का, एंड आर मीन्स रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको पहली बात तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ओके, अब इसमें हमें 0, 1, 2 ऐसे हमें पॉइंट देने रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अपगार को असेसमेंट करते हैं। तो 0 पॉइंट पे आता है एक्टिविटीज, अगर एब्सेंट है तो उसको हम 0 पॉइंट देंगे। प्रेजेंट है फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग, आर्म और लेग क्या है, फ्लेक्स्ड है, क्या है, फ्लेक्स्ड है, तो 1 पॉइंट। और अगर एक्टिव है तो 2 पॉइंट हो गया। ठीक, ऐसे ये क्या होता है, स्कोर दिए रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना रहता है। अब अगर सपोज किसी कोई बच्चा है, उसका स्कोर कितना आ रहा है, अभी देखते हैं। एक्टिविटीज ये आ गई, उसमें पल्स है, पल्स ये हो गई, ग्राइमेस है ये हो गया, ठीक है, अपीयरेंस इसकी ये हो गई, और रेस्पिरेशन है ये हो गया। अब इसका स्कोर कैसे पता करें, स्कोर को हम पूरे को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 1 प्लस इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस फिर क्या आ गया 0, प्लस फिर क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 2 हो गया। सभी का टोटल कर लो, कितना हो गया, ठीक है 6 हो गया। तो जब ये अपगार स्कोर कितना 6 हो गया, 10 में से 6, 10 में से इसको 6 नंबर मिल गए, सपोज 6 हो गया, तो 6 में 6 हो गया। तो अब इसको किस कैटेगरी में रखें, तो किस कैटेगरी में रखेंगे, 7 से 10 के बीच में। अगर स्कोर आ रहा है 7 से 10 के बीच में, तो बेबी क्या है, नॉर्मल है, गुड कंडीशन में है, और उसको केवल रूटीन केयर दे दो। आप क्या दे दो, रूटीन केयर दे दो। अगर उसका स्कोर 4 से 6 के बीच में आ रहा है, अभी हमने देखा 6 स्कोर आया था, अगर 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो बच्चा क्या है, मॉडरेट कंडीशन में है, मॉडरेट है, रूटीन केयर देंगे, O2 स्टिमुलेट करेंगे, सक्शन करेंगे। अगर 0 से 3 के बीच में आ रहा है स्कोर उसका, तब हमें रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या पड़ेगी, रिससिटेशन की नीड होगी। अब रिससिटेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं साथ के साथ ही। जैसे सीपीआर पढ़ा आपने, अडल्ट में क्या पढ़ा, सीपीआर पढ़ा, वैसे ही उसी टाइप का नियोनेटल रिससिटेशन होता है। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो ये भी क्या है, नियोनेटल रिससिटेशन। नियोनेटल रिससिटेशन इज द set of life saving intervention performed at birth to help newborn establish breathing and circulation। जो न्यूबॉर्न होता है उसकी ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए इंटरवेंशन किया जाता है, जो कि लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होता है। लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होता है, इससे जिंदगी बचाई भी जा सकती है। ओके, कब दे ये भाई, इसकी जरूरत कब पड़ी हमें नियोनेटल रिससिटेशन की, बेबी नॉट ब्रीथिंग, अगर बेबी ब्रीथिंग नहीं कर रहा है। सेकंड इज हार्ट रेट 100 से कम हो उसकी, ठीक है, हार्ट रेट कितनी हो, 100 से कम हो, कितनी होती है 120 से 160 अभी हमने देखा था, लेकिन अगर उसकी कितनी आ रही है 100 से कम आ रही है तो देंगे। पुअर मसल टोन हो गया, साइनोसिस हो गया। ओके, यानी कि वही अपगार स्कोर है वो 0 to 3 के बीच में आ रहा है। अब इसके 4 स्टेप हो गए, 3-4 स्टेप हो गए। सबसे पहले क्या देखते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था, क्या देखते हैं, एबीसी देखते हैं। रिससिटेशन में देखा था, सीपीआर में क्या करते हैं अपन, एबीसी से करते हैं उसको, एयरवे सर्कुलेशन, एयरवे करते हैं, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन, ये होता है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 और ऐड कर दो आप, एक तो टेम्परेचर एंड सेकंड इज मेडिसिन। ठीक है, टेम्परेचर एंड मेडिसिन ऑल्सो इंक्लूडेड इट। तो सबसे पहले हमारा काम होता है टेम्परेचर मैनेजमेंट का, टेम्परेचर रेगुलेशन का। बच्चा होते ही हमें इनिशियल स्टेप में फर्स्ट 30 सेकंड में हमें क्या करना है, प्रोवाइड वार्म, उसको वार्म करना है, ड्राई करना है। अगर वार्म नहीं हो तो हमें उसको रेडिएंट वार्मर में उसको यूज कर लेना है। रेडिएंट वार्मर यूज करके हम उसको गर्म कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। पोजीशन देनी है हमें, क्या पोजीशन देनी है हमें, स्निफिंग पोजीशन। पूछ ली स्निफिंग पोजीशन, तो स्निफिंग पोजीशन का मतलब होता है कांट हाइपर एक्सटेंडेड, ना तो उसको हाइपर एक्सटेंड करना है, ना ही हाइपर फ्लेक्स्ड करना है। ठीक है, क्लियर एयरवे, फिर उसको सक्शन करना है। क्या करना है, सक्शन करना है। सक्शन हमें कैसे करें सक्शन, तो पहले माउथ का करना है, उसके बाद में नोज का करना है। ठीक है, अगर सक्शन की पूछे कि सबसे पहले किसका सक्शन करें, तो पहले हमें माउथ का सक्शन करना है, फिर नोज का करना है। ड्राई बेबी एंड रिमूव वेट क्लॉथ। ठीक है, बेबी के जो भी
गीले कपड़े हैं, वेट क्लॉथ है, उनको रिमूव कर दो और बेबी को ड्राई कर दो। जेंटल स्टिमुलेट, ठीक है, जेंटली स्टिमुलेशन करना है। ओके, सेकंड आता है हमारे पास ब्रीथिंग सपोर्ट। देखो फर्स्ट देख लिया इनिशियल स्टेज में, सेकंड आता है ब्रीथिंग सपोर्ट। ब्रीथिंग कैसे दे? ब्रीथिंग के लिए जब या तो उसको एपनिया हो, एपनिया का मतलब पता है आपको, या फिर हार्ट रेट 100 से कम हो गई हो, तो क्या करें, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी नाम सुना होगा आपने, पीपीवी का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, इसका काम में लेना है। इसी के साथ साथ हम बैग मास्क टेक्निक का भी काम ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है, इसको यूज ले सकते हैं। अब जो मास्क है वो कैसे कवर रहना चाहिए, उसकी नोज, माउथ एंड चिन, ये तीनों कवर रहनी चाहिए किसमें, मास्क में। पोजिशन आपसे पूछ ले मास्क प्लेसमेंट का, तो देख लिया हमने, ऐसा प्लेसमेंट रहना चाहिए। और उसकी रेट क्या होगी, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ओके, थर्ड स्टेज आती है हमारे पास चेस्ट कंप्रेशन में। जैसे चेस्ट कंप्रेशन उसमें करते हैं, किसमें, सीपीआर में करते हैं, पाम हथेली का यूज करके करते हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें करना है टू थंब टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज लेनी है, टू थंब टेक्निक यूज में लेनी है। अब इसमें हार्ट रेट कितनी हो गई, 60 हो गई है। ब्रीथिंग में कितनी थी, तो सर ब्रीथिंग में तो 100 की से कम थी, लेकिन इसमें 60 से कम हो गई है आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इफेक्टिव पीपीवी, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। मेथड क्या काम में लेना है, अगर ये हमें देखने को मिलता है तो मेथड लेंगे टू थंब टेक्निक, रेशो 3/1, 3:1, 3 कंप्रेशन प्लस 1 वेंटिलेशन, 3 कंप्रेशन प्लस 1 वेंटिलेशन, ऐसा रेशो रखना है। और ये रेशो होता है 1 मिनट तक देना है आपको। कितना, 1 मिनट तक देना है, 1 मिनट तक देना है। तो आप ये रेशो यूज में लोगे तो रेट हो जाएगी आपकी 1 मिनट में 90 कंप्रेशन प्लस 30 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ये हो जाती है आपकी। उसके बाद में मेडिकेशंस क्या हो गया, मेडिकेशंस हो गया। अगर हार्ट रेट क्या हो, 60 से कम हो गई हो, हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो गई हो, तो मेडिसिन की नाम पूछे, मेडिसिन का नाम होता है एपिनेफ्रिन, या जिसे हम बोलते हैं एड्रेनलिन, एडीआर। ओके, क्या बोलते हैं, एडीआर बोलते हैं। रूट हो गया आईवी या फिर एंडोट्रेकियल रूट से हम दे सकते हैं। गिव नॉर्मल सलाइन इफ हाइपोवोलेमिया, अगर जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो हाइपोवोलेमिया शोक में है, हाइपोवोलेमिक शोक में गया है, तो हम उसमें नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। अगर आपसे अमाउंट पूछे, कंसनट्रेट वगैरह पूछे तो कितना हो सकता है, तो वो होगा सर 0.9%, ठीक है, एनएस। आगे चलते हैं, ये देखो, ये देते हैं ऐसे अपन थंब टू थंब कंप्रेशन। आगे चलते हैं एलबीडब्ल्यू बेबी। एलबीडब्ल्यू का मैनेजमेंट कैसे करें, लो बर्थ वेट जो बच्चा है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। अ लो बर्थ वेट बेबी इज अ न्यू बोर्न विद अ बेबी वेट। ओके, मतलब जब बेबी का 2.5 केजी से वेट क्या हो, 2.5 केजी से वेट क्या है, कम है, तो वो लो बर्थ वेट में आएगा। नॉर्मल वेट हमने देख लिया अभी, ठीक है, बताओ नॉर्मल वेट क्या होता है, बिल्कुल सही, 2.5 टू 4 केजी हमने देखा था, जिसका एवरेज देखा था 3 केजी, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम हो, 2.5 केजी से कम हो वेट, तो वो एलबीडब्ल्यू में कंसिडर्ड होगा। अब एलबीडब्ल्यू के भी हमने 3 टाइप देख लिए, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज एलबीडब्ल्यू, जिसमें नॉर्मल 2500 ग्राम या 2.5 केजी से कम वेट होगा। सेकेंड इज वेरी लो बर्थ वेट, वी एलबीडब्ल्यू, इसमें 1.5 केजी से कम हो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ई एलबीडब्ल्यू, इसमें 1 केजी से कम हो वेट, ठीक है, तो वो इसमें आएगा। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैनेजमेंट के लिए मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। अर्ली एंड फ्रिक्वेंट फीडिंग, ईबीएफ अभी पढ़ा हमने, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वो करवानी है। कंगारू मदर केयर देनी है। कंगारू मदर केयर क्या होती है, बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक आपका कंगारू मदर केयर आएगा, केएमसी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है, भाई हुआ किससे है, सोर्स क्या है उसको आप हटा दो। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ एंड वाइटल्स, ग्रोथ एंड वाइटल्स को रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहो। ये होता है एलबीडब्ल्यू का मैनेजमेंट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास, बिल्कुल केएमसी। केएमसी नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल कंगारू मदर केयर, जिसमें अब माँ है वो अपने बच्चे को केयर देती है टू रिड्यूस हाइपोथर्मिया, टू मेंटेन टेम्परेचर रेगुलर। देखें हम तो कंगारू मदर केयर इज ए मेथड ऑफ केयर फॉर लो बर्थ वेट एंड प्रीटर्म बेबी। पूछ ले कि कंगारू मदर केयर देते किसे हैं, तो तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए, एलबीडब्ल्यू को और प्रीटर्म बेबी है उनके लिए देते हैं ये। तो इंडिकेशंस हो गए एलबीडब्ल्यू एंड प्रीटर्म बेबी, विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। हम इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, क्या देते कैसे करते हैं, तो
फर्स्ट आ गया स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ईबीएफ हो गया। सेकंड इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, एंड अर्ली डिस्चार्ज विद फॉलो अप। तो ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम केएमसी करते हैं। मतलब कि तीन मेथड हो सकते हैं। तो टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग के लिए मिनिमम 1 से 2 घंटे तो आपको देना ही है। जैसे अगर आप केएमसी करवा रहे हो तो मिनिमम 1 से 2 घंटे तो आपको करवानी है। यानी कि 30 मिनट करवाया, फिर उठ गए, बच्चे को साइड में रखा, फिर काम करने चले गए, फिर 15 मिनट केएमसी दी, फिर हट गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आइडियली अगर हम देखें तो 8 से 12 घंटे एक दिन में, 8 to 12 आवर्स पर डे आपको केएमसी करवानी है। ठीक है, केएमसी में क्या होता है, तो केएमसी में ये होता है। ठीक है, तीन चीज देख ली हमने। कंटिन्यू कब तक देनी है, तो जब तक कि बच्चे का वेट है 2.5 kg ना पहुंच जाए, या फिर 2.5 kg से ज़्यादा ना पहुंच जाए। ठीक है, अब प्रोसीजर की बात करते हैं, इसमें करते कैसे हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में फर्स्ट प्रोसीजर आता है मदर वियर फ्रंट ओपन क्लोथिंग। जो मदर कपड़े पहने वो आगे से क्या होने चाहिए, ओपन रहने चाहिए। ठीक है, आगे से खुले रहने चाहिए, ओपन रहने चाहिए, ताकि बेबी को केएमसी करवा सके। बेबी इज प्लेस्ड अपराइट बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट। बेबी है मदर के जो ब्रेस्ट है उसके बीच में रहना चाहिए, ब्रेस्ट है उसके बीच में रहना चाहिए। बेबीज हेड टर्न टू वन साइड, बेबी का हेड है वो एक साइड टर्न रहना चाहिए, वन साइड। बेबी कवर्ड विथ क्लोथ, और बेबी को क्लोथ से कवर्ड रखो आप। कैसे कवर्ड रखो, कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन, कि जो आप दे रहे हो उसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि बीच में कपड़ा आ रहा है। एनकरेज फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, और बार बार क्या करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, ये होता है ईबीएफ का। क्या करना है, वियर फ्रंट ओपनिंग क्लोथ पहनना है। ठीक है, मदर को और बेबी को ब्रेस्ट के बीच में रखना है, अपराइट बिटवीन द ब्रेस्ट, एंड फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें बच्चे को भी बेनिफिट्स है और मदर को भी बेनिफिट्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है, तो फर्स्ट हम बेबी की बात करते हैं। बेबी को बेनिफिट्स होता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, पहला तो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सेकंड इज इंप्रूव वेट गेन, वेट गेन होता है, जो कि एलबीडब्ल्यू था उसका वेट गेन हो जाएगा। रिड्यूस इन्फेक्शन, ईबीएफ करवा रहे हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो इन्फेक्शन तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इंप्रूव ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, प्रमोट बेटर स्लीप, अच्छे से नींद ले पाएगा वो। ओके, फिर आता है मदर। अब मदर को क्या क्या फायदा है, तो इनहेंस बॉन्डिंग, बेबी में और मदर में बॉन्डिंग बनी रहेगी। ठीक है, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, इंप्रूव कॉन्फिडेंस इन बेबी केयर, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं बेबी की केयर कर सकती हूँ। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंड ऑल्सो हॉर्मोन्स इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है हाइपर बिलीरुबिनईमिया, मतलब कि वही जॉइंटिस, बिल्कुल सर। हाइपर बिलीरुबिनईमिया मतलब क्या होता है, नियोनेटल जॉइंटिस, दूसरा नाम बोल सकते हैं इसको। तो हाइपर बिलीरुबिनईमिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन की अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ब्लड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। रिजल्टिंग इन, इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, येलो डिस्कलेशन ऑफ द स्किन, स्किन का कलर येलो हो जाएगा, स्क्लेरा का कलर येलो हो जाएगा, एंड ऑल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो येलो कलर। अब इसमें भी दो टाइप का होता है, मेनली कितना, दो टाइप का होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल एंड वन इज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो कि 24 घंटे के अंदर अंदर होता है, विद इन, सॉरी 24 घंटे के बाद में होता है, बेबी के बर्थ के 24 घंटे के बाद में होता है। जबकि पैथोलॉजिकल है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ओके, आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। अब एक आपके पूछा जाता है मैनेजमेंट में फोटोथेरेपी, क्या पूछा जाता है, फोटोथेरेपी के बारे में पूछा जाता है। तो फोटोथेरेपी ये होती है, फोटोथेरेपी जो ये लाइट है ये होती है फोटोथेरेपी, और ये बच्चा सो रहा है इसको जॉइंटिस में काम में ली जाती है। फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर नियोनेटल जॉइंटिस, कब काम में लेते हैं, नियोनेटल जॉइंटिस में काम में लेते हैं। यूज ब्लू लाइट, बेसिकली इसमें 6 लाइट होती है, कितनी, इसमें 6 लाइट होती है। कौन कौन सी, जिसमें 4 तो ब्लू कलर की होती है, एंड 2 कौन सी होती है, व्हाइट कलर की होती है। ये होगी लाइट की बात। ठीक है, अब ब्लू लाइट की जो अगर हम पूछे कितनी की होती है वो, तो 430 से 490 एनएम की फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी होती है। कन्वर्ट बिलीरुबिन इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म, ये क्या करता है, बिलीरुबिन को वाटर फॉर्म में, देखो फोटोथेरेपी का काम करती है, चलो बता देते हैं आपको। ये फोटोथेरेपी क्या होती है, अनकॉन्जुकेटेड, नाम सुन रखा है अनकॉन्जुकेटेड एंड कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन में तोड़ देती है या चेंज कर देती है, कौन, फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटोथेरेपी क्या करती है, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन में चेंज कर देती है, और जो कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन है वो क्या होगा, बिल्कुल वो कॉन्जुकेटेड है, वो वाटर सॉल्युबल है, वो बाहर निकल जाएगा और बच्चे में जो जॉइंटिस है वो ट्रीट हो जाएगा। किसके थ्रू निकलेगा, तो
एक्सक्रेट वाया यूरिन एंड स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा होता है? फोटोथेरेपी होता है। बेबी केप्ट नेक्ड आई कवर्ड, बेबी की हमें इसमें क्या करनी रहती है? आई को कवर्ड करना रहता है, आई को कवर करना रहता है इसमें। देखो बैंडेज लगा रखी थी, आई को कवर कर दो आई पेचेस से, प्लस इसमें जेनिटेलिया, डायपर पहना दो बच्चे को। ठीक है, क्या करना है? जेनिटेलिया भी कवर करना रहता है। ये होता है फोटोथेरेपी। फिर आता है हाइपोथर्मिया। अब आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाए? नॉर्मल से कम हो जाए। तो हाइपोथर्मिया इज अ कंडीशन विच बॉडी वेट इज बिलो कितना? 90.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 96.5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या हो जाए? कम टेम्परेचर। तो वो क्या होगा? हाइपोथर्मिया में होगा। हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब कि कम, थर्मिया मतलब कि टेम्परेचर। अब इसके भी क्लासिफिकेशन हो गए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। माइल्ड में होता है जब टेम्परेचर कितना हो? 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस हो, इसको कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। सेकेंड इज मॉडरेट हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, जिसमें टेम्परेचर होता है 32 से 35.9, 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वन इज सीवियर हाइपोथर्मिया, जिसमें टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। सीवियर फॉर्म होती है हाइपोथर्मिया की, ठीक है, एंड डेंजर होती है। अब सुनो, मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं इमीडिएट वार्मिंग ऑफ द बेबी। बेबी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वार्म करो। कंगारू मदर केयर देंगे। यूज रेडियंट वार्मर और इंक्यूबेटर। रेडियंट वार्मर क्या होता है? तो ये होता है रेडियंट वार्मर, सभी ने देखा होगा रेडियंट वार्मर। ये अगर हॉस्पिटल ड्यूटी गए हो तो सभी ने देखा होगा। इट्स कॉल्ड रेडियंट वार्मर, जिसमें बेबी को वार्म किया जाता है। ठीक है, वार्म क्लॉथ एंड wrapping, कवर कर दो बेबी को वार्म क्लॉथ से। चेक टेम्परेचर रेगुलरली, एनकरेज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, प्रमोट अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अभी हमने देखा था। एजुकेट मदर अबाउट थर्मल केयर। ठीक है, ये हमें मैनेजमेंट करना रहता है किसमें? हाइपोथर्मिया में। ये रेडियंट वार्मर देख लिया आपने। नेक्स्ट आता है आपके पास IMNCI। चौथी यूनिट, फोर्थ यूनिट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यूनिट का नाम होता है IMNCI। ठीक है, अब IMNCI का मतलब हमने देख लिया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेसेस। यहाँ पर भी दे रखा है, देखो। IMNCI इज द WHO एंड यूनिसेफ स्ट्रेटेजी। IMNCI क्या है? WHO की और यूनिसेफ की एक स्ट्रेटेजी है। क्या होता है? जिसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है किसका? कॉमन इलनेसेस का, कॉमन बीमारी का, कॉमन डिजीज का मैनेजमेंट किया जाता है। किसकी? न्यूनेट एंड चिल्ड्रन की कॉमन जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। क्यों करते हैं? टू रिड्यूस मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। सभी में है, बच्चों की मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी वही 5 साल तक के लिए किया जाता है। अब पूछ ले आपसे कुछ डाटा, तो IMNCI ग्लोबली, ग्लोबली IMNCI, ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। IMNCI, IMNCI आया था ग्लोबली इंट्रोड्यूस इन 1995, 1995 में, और इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में, 2003 में। ठीक है, ओके सर। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? IMNCI के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, काम में क्यों लिया जाता है ये? तो फर्स्ट हमने देख लिया कि अंडर 5 ईयर, जो भी 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, हमने देख लिया उनकी मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को कम करने के लिए। सेकेंड इज प्रमोट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई भी बीमारी को हम डिटेक्ट कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। एंश्योर स्टैंडर्डाइज केस मैनेजमेंट, इंप्रूव होम केयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें होम केयर भी दी जाती है। स्ट्रेंथ रेफरल सर्विसेज, रेफरल सर्विस भी दी जाती है। अभी हम कॉलर कोड पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा आपको। एजुकेट केयर गिवर थ्रू काउंसलिंग, जो भी केयर गिवर होता है, जो भी बच्चे को केयर देता है, चाहे मदर हो उसकी, चाहे फादर हो, चाहे कोई भी हो, गार्जियन अटेंडर वगैरह कोई भी हो, जो भी केयर दे रहा है उसको एजुकेट किया जाता है किसके थ्रू? काउंसलिंग के थ्रू। अब इसमें कौन कौन से एज ग्रुप की पूछ ले, तो इसमें 2 एज ग्रुप होता है, एक तो न्यूनेट, एक होता है चिल्ड्रन। इन दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा। ओके, तो वही आ गया 5 ईयर के, जो 5 ईयर से जो छोटे होते हैं उनके लिए चलाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस को कवर किया जाता है? तो IMNCI के अंदर नियोनेट में कौन कौन सी कंडीशन होती है? नियोनेट में पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फर्स्ट आता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके लिए। सेकंड इज जॉन्डिस, LBW या प्रीमेच्योरिटी, फीडिंग प्रॉब्लम्स हो कोई बच्चे को, हाइपोथर्मिया हो गया, एंड बर्थ एस्फेक्सिया हो गया। ठीक है, इसका मतलब लैक ऑफ O2, पढ़ ही रखा है तुमने, O2 की कमी से। ओके सर, ये कंडीशन किस में देखी जाती है? नियोनेटल में देखी जाती है। चाइल्डहुड में कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती है? निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ईयर इन्फेक्शन, ये देखी जाती है किसमें? चिल्ड्रन में या चाइल्डहुड में। ओके, अब इसमें से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है डायरिया। डायरिया का मैनेजमेंट आप बिल्कुल पढ़ के ही जाना है आपको। ठीक है, IMNCI केस मैनेजमेंट स्टेप, अब इसमें 6 स्टेप होती है।
कितनी 6 स्टेप होती है। कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट आता है असेस द चाइल्ड। सबसे पहले बच्चा आया, उसको हमें क्या करना है? असेस करना है कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे को, क्या है, असेस करना है सबसे पहले। फिर करना है क्लासीफाई द इलनेस, ठीक है, जो भी बीमारी है उसको क्लासीफाई करना है। मतलब कि बीमारी का पता चल गया कि भाई इस बच्चे को क्या है, सपोज डायरिया है, ठीक है, क्या पता चल गया? डायरिया है। फिर क्या करना है? आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। क्या करना है? ट्रीटमेंट का पता लगाना है कि क्या ट्रीटमेंट दें हम इसको। कोडिंग के हिसाब से हमने कैटेगरी डिवाइड कर ली, जो ये किया था सेकंड पॉइंट में। इसमें हमने कैटेगरी डिवाइड कर ली थी। अब क्या कैटेगरी थी? रेड, येलो, ग्रीन। अभी देखते हैं। देन हम करते हैं उसका ट्रीटमेंट, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया था उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब ट्रीट द चाइल्ड। फिर काउंसिल द मदर एंड केयर गिवर एंड प्रोवाइड फॉलो अप केयर की। अब आपको कब आना है चेक करने, ठीक है, ये होता है इसका स्टेप। अब इसमें कलर कोड की बात कर लेते हैं, तो कलर कोड में 3 कैटेगरी होती है, पिंक, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, पिंक का मतलब होता है कि कंडीशन बहुत सीवियर है, बच्चे को क्या है, सीवियर इलनेस है। अब सीवियर इलनेस है तो हमारी इतनी वो नहीं है कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सके, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको रेफर कर दो, आगे रेफर कर दो, ठीक है। फिर होता है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी का मतलब होता है मॉडरेट इलनेस, कोई भी बीमारी है जो हमने पढ़ा, निमोनिया, डायरिया, ठीक है, जॉइंडिस वगैरह। इसमें इसकी कंडीशन क्या है? येलो में मॉडरेट कंडीशन है, इसका हम इलाज कर सकते हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम इसको रख लेंगे, रेफर नहीं करेंगे, ना ही घर पर भेजेंगे। फिर आता है ग्रीन में। ग्रीन का मतलब होता है माइल्ड इलनेस। ग्रीन में क्या होता है? माइल्ड इलनेस। इसमें होम केयर दी जाती है कि बच्चा है, बच्चे को घर पर आप ट्रीट करो, हॉस्पिटलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो डायरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। डायरिया है, अगर सीवियर कंडीशन में है तो उसको हम पिंक कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे, और हमारी नहीं है उसको ट्रीट करने की तो हम उसको आगे रेफर कर देंगे, ठीक है। फिर अगर उसको मॉडरेट डायरिया है, मॉडरेट है तो हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे हॉस्पिटल में, आईवी फ्लूइड चला देंगे, या फिर जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो हम उसको कर देंगे, ट्रीटमेंट एट हेल्थ फैसिलिटी। थर्ड आता है ग्रीन कैटेगरी। अगर उसको डायरिया क्या है, नॉर्मल है, माइल्ड है, माइल्ड क्या है, डायरिया है, तो हम उसको दे देंगे, ये पकड़ ओआरएस, और ये आपको पानी पीना है, और ये आपको ट्रीटमेंट देना है। मतलब कि घर पर उसकी केयर की जा सकती है। ओआरएस दे दिया, है ना, और कोई भी मेडिसिन हो गई, टेबलेट्स वगैरह, तो वो हम देख के उसको घर पे केयर दे देंगे उसको, ठीक है। कलर कोड देख लिया, आईएमएनसी देख लिया। नेक्स्ट आता है अगली यूनिट, यूनिट नंबर 5, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब ये होता क्या है? पहले तो आप बात करो फिस्टुला होता क्या है। भाई एक एक का शब्द का आपको अगर मतलब पता है तो आप कहीं भी अटक नहीं सकते। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन इन टू स्ट्रक्चर। एबनॉर्मल कनेक्शन इन टू स्ट्रक्चर। ट्रेकिया हो गई, ट्रेकिया के जस्ट पास में क्या होता है? इसोफेजियल होता है, इसोफेजियल। दोनों के बीच में क्या हो गया? फिस्टुला हो गया, दोनों कनेक्टेड हो गई। एबनॉर्मल कनेक्शन टू स्ट्रक्चर, ये हो गया फिस्टुला, ठीक है सर। अब एक इसका नाम एक और होता है, इसी में आपको एक और पूछा जाएगा, एट्रेसिया। एट्रेसिया क्या होता है? एट्रेसिया का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ कंटिन्यूटी। ब्रेकडाउन ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे जैसे कि ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, चलो स्टोमक ही बना देते हैं, ये हो गया इसोफेगस, ठीक है, और ये हो गया स्टोमक। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे एट्रेसिया हो गया। एट्रेसिया हो गया मतलब कि ये हो गया एट्रेसिया। देखो ये जो कंटिन्यूटी थी इसके बीच की, ये क्या हो गई? ब्रेकडाउन हो गई, ये होता है एट्रेसिया। आगे बात समझ में? चलो सर पढ़ते हैं आगे। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज अ कंजेनाइटल कंडीशन। कंजेनाइटल मतलब कि बाई बर्थ होती है, बर्थ बर्थ हुआ तब से है, इन विच देयर इज अ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। अभी हमने फिस्टुला का मतलब देखा था, सॉरी, फिस्टुला का मतलब देखा था कि एबनॉर्मल कनेक्शन टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गया इसोफेगस, एक हो गया ट्रेकिया, दोनों के बीच में क्या बन गया? फिस्टुला बन गया। ओके, ये होता है इसके टाइप। ये तो हमने देख लिया नॉर्मल। नॉर्मल ये होता है क्या? नॉर्मल है, ये तो हो गया ट्रेकिया, और ये हो गया इसोफेगस, और ये स्टोमक हो गया। लेकिन 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 हुआ क्या? एट्रेसिया हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट का नाम होता है एट्रेसिया विद डिस्टल फिस्टुला। एट्रेसिया विद डिस्टल फिस्टुला। अब ये ऊपर का ये वाला पार्ट है, ये होता है प्रोक्सिमल, ये होता है डिस्टल। तो अगर ऊपर क्या हो गया? एट्रेसिया हो गया, तो प्रोक्सिमल एट्रेसिया, डिस्टल फिस्टुला। ओके। सेकंड है एट्रेसिया विद डबल फिस्टुला। अब दोनों के बीच में एट्रेसिया तो हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन हो गई, लेकिन फिस्टुला दोनों साइड हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो डबल फिस्टुला हो गया। नेक्स्ट आता है फिस्टुला एंड एट्रेसिया। तो इसका नाम क्या हो गया?
प्रोक्सिमल फिस्टुला एंड एट्रेसिया, डिस्टल एट्रेसिया। ओके, अब ये है, इसमें केवल एट्रेसिया है, फिस्टुला नहीं है। फिस्टुला का मतलब कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं है। और ये है, इसमें एट्रेसिया नहीं है, ओनली क्या है, फिस्टुला। ओके, ये टाइप हो गए इसके। आगे हम देखते हैं इसका हाइपोथायरॉइडिज्म। क्या देखते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म। अब हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है? हाइपो मतलब कम, थायरॉइडिज्म का मतलब होता है थायराइड। जब थायराइड की क्या हो जाए, थायरोक्सिन क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हाइपोथायरॉइडिज्म इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, लीडिंग टू स्लो मेटाबॉलिज्म। जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और डेवलपमेंट है चिल्ड्रन का जो भी क्या हो जाएगा, स्लो स्लो स्लो। ओके, अब हाइपोथायरॉइडिज्म भी दो टाइप की होती है, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल जो कि प्रेजेंट एट बर्थ, एंड एक्वायर्ड जो कि डेवलप हो चाइल्डहुड के बाद में। ओके, फिर आता है इसके कारण क्या है, कोज क्या है। तो कोज में फर्स्ट कोज आता है कंजेनिटल एब्सेंस और माल फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। कि या तो थायराइड ग्लैंड है वो हुआ तभी से क्या है, अनडेवलपमेंट है, माल फॉर्मेशन है, डेवलप सही तरीके से नहीं हुई है, या फिर एब्सेंस है। ओके, सेकेंड इज आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी हो गई। थर्ड इज ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। नेक्स्ट इज थायराइड सर्जरी और रेडिएशन, या थायराइड की सर्जरी कराई हो, रेडिएशन हो, या फिर सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती है जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको केवल ये याद रखना है, ड्रग्स का नाम याद नहीं रखना। अब क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, तो इन इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा आपको प्रोलॉन्ग्ड जॉइंटिस, लंबे टाइम तक जॉइंटिस रहेगा। ठीक है, नियोनेटल जॉइंटिस जिसे बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो भी हमें पढ़ा। सेकेंड इज पुअर फीडिंग, बच्चा सही तरीके से फीड नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो गया, लार्ज टंग जिसे बोलते हैं मैक्रोग्लोसिया, एंड लास्ट वन इज डिलेड माइलस्टोन, जो हमने अभी माइलस्टोन पढ़ा था, कब चलना सीखता है, कब दौड़ता है, कब, है ना, वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, लेट होगा। फिर आता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलेगा पुअर ग्रोथ, डिलेड प्यूबर्टी, वेट गेन हो जाएगा ज़्यादा। अब आपने देखा होगा, या तो बच्चे होते हैं जिनकी थायराइड होती है प्रॉब्लम, उनका वेट ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेथार्जी हो गया, ड्राई स्किन हो गया, एंड डिलेड मेंटल डेवलपमेंट। ओके, आगे आगे बात समझ में। आगे चलते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या करें। तो मैनेजमेंट के लिए हम थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिसमें थायरोक्सिन है उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करो, कैसे करो, माइलस्टोन वगैरह बताया आपको भी। ठीक है, रेगुलर थायराइड फंक्शन टेस्ट, टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो कराएंगे। पेशेंट एजुकेशन, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म फॉलोअप। ठीक है, ये हम काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। फिर आता है चाइल्डहुड इमरजेंसी, नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट, 6 यूनिट, पीडियाट्रिक फर्स्ट की लास्ट यूनिट। तो चाइल्डहुड इमरजेंसी क्या होती है सर? चाइल्डहुड इमरजेंसी इज आर सडन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या होती है? सडन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें होता क्या है कि अकरिंग इन इन्फेंट, बच्चों, इन्फेंट में और चिल्ड्रन में देखी जाती है, दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, जिसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मेडिकल एंड जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो देना रहता है। ठीक है, इमीडिएट देना रहता है। क्यों? टू प्रिवेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। अब रोल क्या होता है नर्स का? चाइल्डहुड इमरजेंसी में नर्स का रोल होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इमरजेंसी है, कौन सी इमरजेंसी उसको आइडेंटिफिकेशन करना। सेकंड इज जब हम उसका पता करेंगे तभी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। सेकंड इज प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड लाइफ सेविंग केयर, मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी को मेंटेन करो। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस को बचाओ, अगर नहीं हुआ है तो उनको प्रिवेंट करो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट दो कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, टाइमली रेफर एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टाइम से ही आगे रेफर कर दो। ये नहीं कि एक बार और ट्राई करते हैं सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेफर कर दो टाइमली, एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दो जो जो भी आपने काम किया है। ओके, अब देखो इसमें ये सिलेबस दे रखा था आपके चाइल्डहुड इमरजेंसी में। ये देख लिया हमने, एक्सीडेंट क्या होता है आपको पता है, एक्सीडेंट, चलते चलते गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे आप? ठीक है, आप अपने मैनेजमेंट लिखना नहीं, इसमें कोज एंड प्रिवेंशन लिखना है। ठीक है, पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब होता है कि कोई जहर है, पॉइजन है, वो इनहेल कर लिया या फिर डाइजेस्ट कर लिया, या फिर या तो बाई ओरल रूट या बाई नेजल रूट से वो क्या गया, इनहेल कर लिया। तो अब इसका ये कारण हो गया। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे आपको पता है, नहीं पढ़ रखा तो आप पढ़ सकते हो, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। फॉरेन बॉडीज, जैसे फॉरेन बॉडीज में क्या क्या हो सकता है? फॉरेन बॉडीज में आ सकता है कि कुछ सीड्स हो गए, बीज हो गए किसी के, ठीक है, नाक में, मुंह में या फिर कान में चला गया जाए। ठीक है,
फंडामेंटल में पढ़ा था हमने। हेमरेज हो गया, हेमरेज मतलब कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। बर्न आप सबको पता है, बर्न क्या होता है, जलना। एंड ड्राउनिंग मतलब कि बिल्कुल टैंक, टैंक है वो, उसका ढक्कन खुल रहा है, खुल रहा है, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते टैंक में गिर गया, गिर गया तो वो होता है ड्राउनिंग। ठीक है, बाकी इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। कुछ नहीं करना आपको, 5th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट खोलनी है पीडियाट्रिक की, और लास्ट यूनिट को ओपन करना है। ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा नहीं, ऑलमोस्ट 10 मिनट का होगा खींच के, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट का होगा। ठीक है, ये होती है पीडियाट्रिक फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं पीडियाट्रिक सेकंड के बारे में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर, बात करते हैं। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है कि अब इस हार्ट में या फिर उसकी जो वेसल्स होती है उसमें, हार्ट में वॉल्व में या वेसल्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तब जाके ये बीमारी देखने को मिलती है। तो जैसा हमने पूरा कंप्लीट वन शॉट देखा था इस चैप्टर का, तो उसमें देखा था, वैसे ही हम वापस से देख लेते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है स्ट्रक्चरल, क्या बोला, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की, ग्रेट वेसल्स की, जिसमें वेसल्स में हो जाता है एरोटाइन, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट एट बर्थ विच अफेक्ट नॉर्मल ब्लड फ्लो। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे सर हम कि जो हार्ट होता है और जो ग्रेट वेसल्स होती है, जिसका नाम आपने बताया पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी एंड एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा बताया था, इनमें बर्थ के टाइम से, इनमें बर्थ के टाइम से ही स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जिसके कारण जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता था वो नहीं हो पाता है। ओके, अब अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो ये नॉर्मल हार्ट हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पे क्या होती है एरोटा। ठीक है, अब नॉर्मल से जो बेसिक चीजें थी हमने पढ़ रखी पहले, कि ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से किस में जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स से इसमें आया, इस जाने के बाद यहाँ पे आया, फिर बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से इसमें आएगा, इसमें जाने के बाद में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो ये तो हमने देख रखा था। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल बात होगी। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन में हमने CHD कंजेनिटल हार्ट डिजीज इसको दो टाइप में, दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहली हो गई एसाइनोटिक एंड सेकंड इज साइनोटिक। तो एसाइनोटिक में जिसमें साइनोसिस एब्सेंट रहता है, साइनोसिस क्या रहता है, नहीं होता है, और साइनोटिक में साइनोसिस साइनोसिस प्रेजेंट रहता है। ओके, अब इसमें फर्स्ट हो गया हमारे पास एसाइनोटिक में, फर्स्ट टाइप हो गया आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, समझाते हैं आपको बिल्कुल सर। ये हो गया हमारे पास हार्ट। ठीक है, यहाँ पे होती है एरोटा, यहाँ पे होती है यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये होती है एरोटा। ठीक है, हुआ क्या, एक, दो एंड थर्ड, 1, 2 एंड थर्ड, ये बीमारी हो गई। इसको नाम दे दिया हमने ASD, इसको नाम दे दिया VSD, और इसको नाम दे दिया हमने PDA। ओके, ASD मतलब कि आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, दोनों आर्टरी में इसके बीच में डिफेक्ट, जो सेप्टम है इसमें डिफेक्ट हो गया, आर्टरी सेप्टम डिफेक्ट हो गया। दूसरा वेंट्रिकुलर है, दोनों के वेंट्रिकुलर है उसके बीच में डिफेक्ट हो गया, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये होता है डक्टस आर्टरियोसम, जो कि हमने पढ़ रखा था कि बचपन में जब बेबी का बर्थ होता है उससे पहले ये रहता है, जो कि सर्कुलेशन में काम में आता है, प्लेसेंटा वाला सर्कुलेशन होता है ना, उस टाइम पे काम में आता है। लेकिन ये जब बर्थ होता है उसके थोड़े टाइम बाद में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है या फिर यहाँ से हट जाता है, ये चेंज हो जाता है लिगामेंट्स वगैरह में, हमने पहले बात कर ली थी। लेकिन अगर ये ना हो, ये चेंज ना हो, तो बीमारी होती है PDA। ठीक है, पूरा देख लिया हमने, यस और नो। ओके, तो एसाइनोटिक का हमने देख लिया, इसका हमने डीपली पहले पढ़ लिया था, तो हम तो केवल रिवीजन कर रहे हैं, आपको पता चल गया। फिर होता है साइनोटिक में आता है TOF, टेट्रोजोफेलोट, TG हो गया ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, एंड लास्ट वन इज ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं TOF को, इसमें साइनोसिस प्रेजेंट रहता है। वहीं आप वापस से आ जाओ किस पे, डायग्राम पर, इसको सबको साफ कर दो और वापस से बनाते हैं एक प्यारा सा हमारा हार्ट। ये हो गया क्या, प्यारा सा हमारा हार्ट। TOF क्या होता है, TOF, तो TOF यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल सर, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या होगी, एरोटा होगी। ठीक है, लेकिन TOF में कंडीशन देखने को मिलती है क्या, कुछ कंडीशन देखने को मिलती है, वो बताते हैं आपको। TOF की बात चल रही है, तो अभी तो ये नाम तो हम हटा देते हैं, आपको पता है नाम वाम तो। TOF में जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, इसमें होगा क्या, एक तो
ये हो गया, एक स्टेनोसिस हो जाता है इसमें, एक ये हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। क्या क्या है नाम इनका? तो सर अभी इसका नाम तो आपने बताया था वीएसडी, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया। ये क्या हुआ? ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ORA, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, मतलब कि क्या होगी, थोड़ी साइज इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब कि पल्मोनरी जो क्या थी, आर्टरी थी, वो क्या हो गई, नेरो हो गई। ठीक है, ये हो जाता है हाइपरट्रोपी, हाइपरट्रोपी हो जाता है। तो ये ऐसे चार कंडीशन देखने को मिलती है, 1 2 3 और 4। इन चारों कंडीशन में होता क्या है कि ब्लड नॉर्मली यहाँ से फ्लो करना चाहिए था, ब्लड को यहाँ से फ्लो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेनोसिस हो गया पहली, दूसरा हाइपरट्रोपी हो गया, तो ब्लड जाएगा इधर की साइड, इधर जाएगा ब्लड, और यहाँ से निकलेगा ब्लड। ओके, ये होता है टीओएफ में। और टीओएफ में देखने को मिलता है क्या? टीओएफ में देखने को मिलता है सर, बिल्कुल बूट शेप हर्ट। एक्सरे में बूट शेप हर्ट किस में देखने को मिलता है? टीओएफ में। सेकेंड इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तो अब ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल वापस से हम बनाते हैं प्यारा सा हमारा हर्ट। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा हर्ट। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोजिशन। मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरीज को, यहाँ पे होना चाहिए था एरोटा को, लेकिन ऐसा ना होकर होगा क्या? ऐसा ना होकर होगा क्या? यहाँ पर तो हो गई एरोटा एंड यहाँ पर होगी पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये है, ये जाएगा किसमें? जाना तो यहाँ से लंग्स में चाहिए था ब्लड को, लेकिन ये जाएगा बॉडी में, और ये जाएगा वापस से लंग्स में। तो बस लंग्स से बॉडी, लंग्स से ये ऐसे घूमता रहेगा ब्लड, और ये बॉडी से इम्प्योर घूमता रहेगा। ठीक है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास टीजीए। टीजीए हो गया ना, क्या हो गया? टीजीए हो चुका। अब लास्ट आता है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। और अभी हमने थोड़ी टाइम पहले हमने एट्रेसिया का मतलब बताया था आपको, नहीं बताया? एट्रेसिया बताया था ना अभी, बिल्कुल। एट्रेसिया मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ कंटिन्यूटी। तो किसकी कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन हुई है? किसकी हुई है? ट्राइकस्पिड की। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, तो यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे बाइकस्पिड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एट्रेसिया हो गया, यानी कि जो ये वाल्व था ये बंद हो चुका है, मतलब एट्रेसिया हो गया, ब्रेकडाउन है वो, ब्रेकडाउन हो चुकी कंटिन्यूटी। यहाँ पे ब्लड, यहाँ से ब्लड इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्लड जा नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो, ये हो चुका है यहाँ पर। अब क्या होगा? ब्लड जाएगा इधर से, इधर से जाएगा, वही इम्प्योर ब्लड है वो प्योर में मिक्स होगा, और बॉडी में जाएगा तो साइनोसिस होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके पूरे क्लास टाइप को हमने बात कर ली एक एक समझकर। इटियोलॉजी होता क्यों है ऐसा? तो वही जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, रूबेला जिसे सीआरएस बोलते हैं, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, मैटरनल डायबिटीज हो गया, ड्रग इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पुअर एंटेनेटल केयर, एंड लास्ट वन इज प्रीमेच्योरिटी। ये कुछ कारण हो सकते हैं जो कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज को लीड कर सकते हैं। फिर आता है कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं? ओवर फीडिंग, बच्चा फीडिंग सही तरीके से नहीं करेगा, फेलियर टू थ्राइव, ब्रीथलेसनेस, सांस से नहीं आएगी, ब्रीथिंग सही से नहीं कर पाएगा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसिस हो सकता है, हार्ट मरमर साउंड, किस मरमर साउंड सुनाई देगी, और ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। क्या करें? तो मैनेजमेंट के लिए वाइटल साइन लेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड, क्योंकि ओवर फीडिंग कर रहा है, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे हम बार बार स्मॉल एंड फ्रिक्वेंटली न्यूट्रिशन देंगे, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, नी चेस्ट पोजीशन देंगे। नी चेस्ट पोजीशन आप सबको पता है कौन सी होती है, आपको डेली आप उसको यूज लेते हो। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर सर्जरी एंड पेरेंटल एजुकेशन, ये हम काम करेंगे। अब सर्जरी के लिए कौन कौन सी हो सकती है? वाल्वो सर्जरी हो सकती है, वाल्वोप्लास्टी होती है, वाल्वोप्लास्टी जो कि वाल्व को ठीक करने में काम ली जाती है। बहुत सारी सर्जरी होती है अलग अलग एबनॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारे पास एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर। बिल्कुल, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर क्या होता है? ये भी कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, इसमें ब्लेडर एक्सपोज्ड आउटसाइड द एब्डोमेन। भाई एब्डोमेन के बाहर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है कौन सा? ब्लेडर। अभी देखेंगे क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। कंटिन्यूस यूरिन लीकेज होगा। ठीक है, रेड एंड मॉइस्ट ब्लेडर सरफेस, जहाँ पर भी ब्लेडर है वहाँ पर रेड एंड मॉइस्चर सरफेस दिखेगी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये देखने को मिलेगा। इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये होता है डायग्राम, जूम कर लेते हैं आपके लिए। और क्या चाहिए आपको? ये देखो, ये यहाँ पर ब्लेडर है, उसका क्या हो जाता है? एक्सट्रोपी हो जाता है, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर है वो एक्सट्रोपी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं मैनेजमेंट क्या करें? मैनेजमेंट के लिए हम कीप
एक्सपोज्ड ब्लैडर मोस्ट एंड स्टेराइल, ठीक है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिपेयर चाइल्ड फॉर सर्जिकल करेक्शन एंड लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये काम करेंगे हम मैनेजमेंट के लिए सर। नेक्स्ट आता है हाइपोस्पेडियासिस एंड सेकंड इज एपीस्पेडियासिस। दोनों सिमिलर टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारे पास होता है यूरिथ्रल ओपनिंग है, होनी कहाँ पे चाहिए थी, यहाँ पर, लेकिन हो कहाँ पर गई, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अगर इस जगह पर हुई है तो उसे बोलते हैं हाइपोस्पेडियासिस, अगर यहाँ पर हुई है इसे बोलते हैं एपीस्पेडियासिस। ओके, यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ पेनिस, ठीक है। काम क्या करेंगे, सर्कमसीजन कर देंगे, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे, पेरेंट एजुकेशन करेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है एपीस्पेडियासिस। इस एपीस्पेडियासिस में डोर्सल अपर सरफेस पर हो जाती है, जो भी बताया था ना वो ऊपर वाला चीज, वो तो क्या था, एपी था। वापस से डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। अगर यहाँ पर हुई है एपीस्पेडियासिस और यहाँ पर हुई है तो हाइपोस्पेडियासिस, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम करेंगे सर्जिकल करेक्शन, मॉनिटर यूरिनरी कॉन्टिनेंस एंड लास्ट वन इज इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट आता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि दोनों अलग अलग हो, साथ में भी हो सकते हैं। 70 to 80% चांस होते हैं दोनों साथ में हो, ठीक है। जिसके क्लेफ्ट लिप है उसके क्लेफ्ट पैलेट भी होगा। क्लेफ्ट लिप फेलियर टू ऑफ फ्यूजन अपर ड्यूरिंग फिटल लाइफ। ये होता है लिप, अपर लिप यहाँ पर हो जाए, क्लेफ्ट पैलेट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपर लिप के, ठीक है। ऐसे पैलेट का हो गया। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, तो इसमें फीचर्स कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, सब में सिमिलर है कि जब होठों पैर और पैलेट पे दिक्कत है तो सकिंग में प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी इन फीडिंग, नेजल रिगर्गिटेशन ऑफ मिल्क, जो भी मिल्क है वो नोज के थ्रू रिगर्गिटेशन हो जाएगा। चोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के टाइम पे वो चोक हो जाएगा, ठीक है। रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत हो सकती है, और फेशियल डिफॉर्मिटीज हो सकती है क्या होगी, क्योंकि जब दिखाई सही नहीं दे रहा वो तो एबनॉर्मलिटी है ही, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन एट बर्थ एंड सेकंड इज एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड। हाइपरट्रोपी पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस का मतलब मैंने बताया था क्या, नेरो, ठीक है। पाइलोरिक का पता ही आपको, हाइपरट्रोपी मतलब कि ज़्यादा हो गई, तो ये जैसे कि स्टोमक हो गया और यहाँ पर क्या होती है पाइलोरिक, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया, पाइलोरिक हाइपरट्रोपिक स्टेनोसिस हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो जगह थी वो क्या हो गई, नेरो हो गई। ओके, नेरो हो गई तो भोजन है वो जा नहीं पाएगा सही तरीके से। कंजेनाइटल कंडीशन होती है जिसमें पाइलोरिक मसल्स बिकम थिकन्ड कोजिंग गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है सर। ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी ऑफ पाइलोरस, पहली चीज। मोर कॉमन इन मेल इन्फेंट्स, ज्यादातर ये मेल में देखने को मिलता है। फर्स्ट बोर्न चाइल्ड में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स तो प्रोजेक्टाइल नॉन बायलस मूवमेंट, प्रोजेक्टाइल का मतलब कि फोर्सफुली वो वोमिट करेगा। नॉन बायलस है तो बाइल की एब्सेंस रहेगी उसमें, क्यों, क्योंकि अभी तक बाइल तो आया ही नहीं ना। भाई बाइल कब आएगा, यहाँ पर आएगा बाइल, तो बाइल है वो तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ से ही वो वापस से जा रहा है तो बाइल तो एब्सेंस रहेगा। हंगर आफ्टर वोमिटिंग, ठीक है सर, वोमिटिंग के बाद भूख लगेगी, सीधी सी बात है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे चले, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, पेट की अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर सकते हैं। पालपेबल ओलिव सेप्टिक मास देखने को मिलेगा, पालपेट करने पर पूछ सकते हैं कि ये नाम देखे कि किस में देखने को मिलता है, तो आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस याद रखना है। नेक्स्ट आता है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जो कि हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था फोर्थ सेमेस्टर में। कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। जो न्यूरल ट्यूब होती है, जो कि हमने जेनेटिक्स में देखा था बहुत अच्छे तरीके से, वो सही तरीके से क्या हो, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो, ठीक है, थोड़ी बहुत ओपन रही हो। ईटियोलॉजी क्यों हो सकता है ऐसा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स, मेटरनल डिसऑर्डर या डायबिटिक एंड एंटीप्लेटिक ड्रग, ये इसके कारण हो सकते हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, सेक लाइक स्वेलिंग ऑन द बैक, जो ये बैक होता है तो यहाँ पर सेक लाइक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, बैक पर, पीठ पर मतलब, ठीक है, बैक पर। वीक पैरालाइज्ड लोअर लिम्ब, पैर है वो पैरालाइज हो जाएंगे या फिर वीक रहेंगे। लॉस ऑफ ब्लेडर एंड बाउल कंट्रोल, ब्लेडर पर एंड बाउल पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, और जहाँ जाए वहाँ पर हम अनकंट्रोल होकर कर सकते हैं। अभी हमने आगे पढ़ेंगे एन्यूरेसिस है, इनको
प्रोसेस वो वाला। डायग्नोसिस की बात करें तो एंटेनेटल यूएसजी हो गया, रेस्ट मेटरनल एएफपी एंड एमआरआई एंड सीटी स्पाइन, सीटी स्कैन वगैरह स्पाइन की कर देंगे। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है? बिल्कुल, आईसीपी जब बढ़ जाता है तो नॉर्मल कितना होता है? अब नॉर्मल आप कमेंट करो, मैं नहीं लिखूंगा, सॉरी, मिटाओ इसको, देख ना लो आप, बिना गूगल के कमेंट कर दो, लिखो आईसीपी बराबर इतना सर। तो हाइड्रोसिफेलस इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पर? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जिसके कारण क्या होगा? आईसीपी इंक्रीज हो जाएगी और एनलार्जमेंट ऑफ द हेड इन इन्फेंट। ठीक है। कोज की बात करते हैं तो कोज में कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशन हो सकता है, मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस के कारण हो सकता है, हेमरेज के कारण प्रीटर्म बेबी में, एंड ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल बिफिड हमने पढ़ लिया, इनके कारण हाइड्रोसिफिलस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 2, पीडियाट्रिक सेकंड की यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। क्लब फुट फर्स्ट आता है आपके पास। क्लब फुट, क्लब फुट क्या होता है? ये होता है क्लब फुट, पैर है जो एंकल से क्या हो जाए, टर्न हो जाए, मुड़ जाए, ये होता है क्लब फुट के डायग्राम या पहचान। क्लब फुट को अगर हम देखें तो क्लब फुट क्या होता है? क्लब फुट इज है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। क्या होती है? कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती है, यानी कि वही बर्थ के टाइम से होती है, ऑफ द फुट इन विच फुट इज टर्न इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर जो फुट होता है वो या तो इनवर्ड हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए या फिर बैकवर्ड हो जाए। कारण क्या हो सकता है? कोजेज की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है कंजेनाइटल। क्या होता है? कंजेनाइटल होता है बाई बर्थ होता है, आइडियोपैथी होता है मतलब कि अननोन होता है कारण इसका, मोस्ट कॉमन होता है। कारण कौन सा होता है मोस्ट कॉमन? कंजेनाइटल। सेकंड इज जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल फेटल पोजीशन हो सकती है। जब वो बच्चा था, फिटस था, तब उसकी पोजीशन एबनॉर्मल थी, नॉर्मल नहीं थी, तो उसके कारण भी हो सकता है ये। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा? फुट अपीयर ट्विस्टेड एंड रिज, कि उसके जो पैर है वो कैसे देखने को मिलेगा? ट्विस्टेड देखने को मिलेगा, अभी हमने डायग्राम में देखा वैसे देखने को मिलेगा। अफेक्टेड फुट इज स्मॉलर, अगर दोनों में से एक पैर अफेक्ट है, एक पैर ही क्या हो रहा है, क्लब फुट है, तो वो छोटा रहेगा दूसरे से। काफ मसल आर अनडेवलप्ड, काफ मसल क्या होती है? एक बार डायग्राम देखो आप, ये जो होती है ये होती है काफ मसल, यहाँ पर ये अंडर डेवलप होगी, कम डेवलप होगी, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय पैसिव मूवमेंट। ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए देखो साफ दिख रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन कि क्लब फुट है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, प्रीटर्म अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एंड ऑल्सो एक्सरे इन ओल्डर एज। ओल्डर चिल्ड्रन होता है, बड़ा हो जाए बच्चा, तो हम उसका एक्सरे से हम पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करें, सही कैसे करेंगे बच्चे को? तो बच्चे को सही करेंगे, स्टार्ट ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है हमें। मेंटेन करेक्ट पोजीशन, करेक्ट फुट पोजीशन मेंटेन करनी है पोजीशन। प्रोवाइड प्रॉपर कास्ट एंड स्प्लिंट, प्लास्टर नाम सुना होगा कास्ट एंड स्प्लिंट का, वो प्रोवाइड करो। कीप कास्ट क्लीन एंड ड्राई, जो भी हम प्लास्टर या कास्ट लगा रहे हैं, यूज ले रहे हैं, तो उसको क्लीन रखो। चेक सर्कुलेशन ऑफ टॉयज रेगुलरली, अंगूठे का जो भी सर्कुलेशन हो वो चेक करते रहो। ऑब्जर्व स्किन फॉर रेडनेस एंड सोर, ठीक है, बेड सोर वगैरह, सोर होता है, रेडनेस होती है, ये तो नहीं हो रहे हैं, ऑब्जर्व करो। एलिवेट अफेक्टेड लिम्ब व्हेन नीडेड, हैंडल चाइल्ड जेंटली ड्यूरिंग केयर। ठीक है। एजुकेट पेरेंट अबाउट स्प्लिंट यूज, एंश्योर रेगुलर फॉलो विजिट। ठीक है, जो भी स्प्लिंट यूज किया है उसके बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना है हमें, और फॉलो विजिट के लिए देखना है। ये क्लब फुट हो गया। नेक्स्ट आता है डीडीएच। क्या आता है? डीडीएच डेवलपमेंट डिलेड डेवलपमेंट डिस्पेजिया ऑफ हिप। अब इसमें क्या होता है? बिल्कुल सही, इसमें क्या हुआ देखो, वंशोट चल रहा है पूरा, हम लैंग्वेज तो बताएंगे नहीं, इसमें आप साफ देखो कि डायग्राम समझो पहले। ये हो गया हिप जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट है, ये फीमर हो गई, फीमर का जो हेड होता है, ये फीमर का जो ये हेड होता है, फीमोरल हेड, ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है एसिटाबुलम से। किससे? एसिटाबुलम से जुड़ा रहता है, हिप के एसिटाबुलम से जुड़ा रहता है। लेकिन जब हुआ क्या, ये जो एसिटाबुलम है यहाँ से वो स्लिप कर दे, डिसलोकेशन हो जाए, यहाँ से हट जाए मतलब, तो ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, DDH। ठीक है। अब इसके दो टाइप हो गए, डिसलोकेशन एंड सबलेक्सेशन। तो डिसलोकेशन में तो डिसलोकेट हो जाता है ये पूरा, देखो डिसलोकेशन में कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जबकि सबलेक्सेशन में ये पार्शियली क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें होता है पार्शियल और इसमें कंप्लीटली हो जाता है। ओके। अब सुनो, मैनेजमेंट क्या करे, तो मैनेजमेंट के लिए इंश्योर प्रॉपर फिटिंग ऑफ पावलिक हार्नेस,
जो पाउलिक हार्नेस है, पाउलिक हार्नेस क्या होता है? पाउलिक हार्नेस ये होता है, पाउलिक हार्नेस जो बच्चा है इसको ये ऐसे पहना दिया जाता है, वियर पहना दिया जाता है ताकि जो बोन होती है डीडीएच है वो ट्रीट हो सके। ठीक है, अब जो पाउलिक हार्नेस है वो प्रॉपर फिटिंग है या नहीं है उसको चेक करो। डू नॉट रिमूव, बार बार उसको अननेसेसरी आप उसको हटाओ मत हो। ठीक है, जो पहना रखा है हार्नेस है, पाउलिक हार्नेस है, उसको रिमूव नहीं करना। चेक स्किन अंडर स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है, जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप लगी हुई है, इसके अंदर अंदर जो स्किन है उसको चेक करते रहो, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। असेस सर्कुलेशन ऑफ लोअर लिम, लोअर लिम है, पैर है उनके, क्या करना है? सर्कुलेशन को असेस करना है। ऑब्जर्व मूवमेंट एंड कलर ऑफ इट, हैंडल इन्फेंट जेंटली, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट हार्नेस केयर, एंड लास्ट वन इज रेगुलर एंश्योर रेगुलर फॉलो अप। ये हमें मैनेजमेंट करना रहता है। ये बच्चा है बेचारा, इसका क्या हो गया? डीडीएच हो गया। ठीक है, ये पहना दिया और इसका सही भी हो गया। फिर आता है फ्रैक्चर। क्या आता है? नेक्स्ट डिजीज आती है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बिल्कुल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन इज ब्रेक डाउन, जो भी कंटिन्यूटी बोन की वो क्या हो गई? ये ब्रेक हो चुकी है या क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है हड्डी। किसके कारण? ट्रोमा या फिर इंजरी के कारण। ये होता है फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के टाइप हो गए क्लोज फ्रैक्चर, जिसमें स्किन इंपैक्ट रहती है, स्किन वैसे की वैसे ही है लेकिन अंदर से बोन है वो टूट गई। ओपन फ्रैक्चर, जिसमें जो स्किन है, स्किन के बाहर से बोन दिख रही है। ठीक है, बोन टूट गई है, स्किन के बाहर आ चुकी है। ग्रीन स्टिक हो गया, मतलब कि कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कॉमन इन चिल्ड्रन में ये देखने को मिलता है। हल्का सा क्रैक हो, ठीक है, जैसे ये बोन है, ये बोन है तो इसमें हल्का सा एक लाइन, छोटी सी लाइन है वो देखने को मिलती है। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट फ्रैक्चर। क्या होता है? कंप्लीट फ्रैक्चर, बिल्कुल जो बोन है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है। फिर आता है कोज, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो फॉल हो गया, चलते चलते गिर जाए बच्चा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, स्पोर्ट्स जो कि बच्चे खेल रहे हैं गिर जाए, चोट लग जाए, बर्थ ट्रोमा हो गया, एंड बोन डिजीज हो गई, जैसे रिकेट्स। अब इसको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा? सिम्टम्स में देखने को मिलेगा पेन एट द इंजरी साइड, जहाँ भी बोन ब्रेक डाउन हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पर इंजरी होगी, पेन होगा। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, टच करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग होगी। डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब, रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, वो हिल नहीं पाएगा, एंड साउंड सुनाई देगा आपको, ग्रेटिंग साउंड। अब एक डायग्नोसिस केस करें, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे एंड सीटी स्कैन करवा सकते हैं फ्रैक्चर को पता लगाने के लिए। मैनेजमेंट, बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या करें? मैनेजमेंट के लिए वही इमोबिलाइजेशन करना है, कास्ट और स्प्लिंट के थ्रू, प्लास्टर लगा देना है। पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक्स हो गई। सर्जरी इन सीवियर केसेस में सर्जरी कर सकते हैं हम, रोड वगैरह लगा सकते हैं। एलिवेट अफेक्टेड लिम्ब, जो भी पैर, अगर पैर क्या है फ्रैक्चर हुआ है पैर, तो उसको थोड़ा सा आप क्या है एलिवेट कर सकते हो। अप्लाई आइस, स्वेलिंग को कम करने के लिए आइस अप्लाई कर सकते हो। प्रोवाइड कास्ट केयर, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशंस, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट होम केयर। ठीक है, घर पे कैसे केयर देनी है उसको, पेरेंट्स को आप क्या करो? एजुकेट करो। अगला डिजीज आती है, अगली डिजीज आती है रिफ्रैक्टिव एरर्स। क्या आता है? रिफ्रैक्टिव एरर, बिल्कुल रिफ्रैक्टिव एरर दो टाइप का हो गया, हाइपो एंड मायो। ठीक है, देखते अभी, दिखाई नहीं देता दूर का, किसी को दूर का नहीं दिखा देता, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, वही बात है। रिफ्रैक्टिव एरर इज अ कंडीशन विच लाइट रे एंटरिंग द आई डू नॉट फोकस प्रॉपर्ली ऑन द रेटिना, रिजल्टिंग ब्लड विजन। ठीक है, अभी समझेंगे क्यों हो सकता है ये। जेनेटिक फैक्टर हो गया। एबनॉर्मल शेप ऑफ आई बॉल, आई बॉल है उसकी शेप एबनॉर्मल हो गई। इंक्रीज स्क्रीन टाइम, ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम के लिए भी हो सकता है, मोबाइल लैपटॉप टीवी वगैरह आप यूज ले रहे हो। पुअर लाइटिंग वाइल रीडिंग, पढ़ते टाइम कम लाइटिंग का यूज हो। अब इसका दो टाइप हो गया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड बट नियर ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का सही से दिखाई देता है लेकिन पास का ब्लड दिखाई देता है। ये देखो, ये होता है नॉर्मल आई। अब ये लाइट की रे आ रही है और ये रेटिना है, यहाँ पर ये फोकस हो रही है रेटिना पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है मायोपिया में, बिफोर फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले ही ये क्या हो गई? फोकस हो गई। ठीक है, और जबकि हाइपरोपिया हाइपरमेट्रोपिया इसमें रेटिना के पीछे होती है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लेंस का यूज लेंगे। ये लेंस हो गया, तो जैसे हमने लेंस का यूज लिया तो जो रेड वाला है वो करेक्ट है, लेंस के बाद का है वो, तो फोकस कहाँ पे होगी? रेटिना पर फोकस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। किसका? मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाए। ओटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर, एंड मीडिया मतलब कि मिडिल।
तो ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर कॉमनली सीन इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। कॉमनली किसमें? इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। क्लासेस सॉरी कोजेज क्या क्या हो सकता है इसका? तो कोजेज में हम फर्स्ट कोज देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या हो गया? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है यू आरटीआई। ठीक है। सेकंड इज यूस्टेजन ट्यूब होती है, उसका डिस्फंक्शन हो जाए। हमने जब कंप्लीटली ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था एमएसए में जब देखा था। एनलार्ज एडिनोइड्स एंड लास्ट में इज बोतल फीडिंग इन लाइंग पोजिशन। लेटे लेटे भाई साहब बोतल से दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो वो ओटाइटिस मीडिया को बुला रहे हैं कि आओ। ठीक है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? ईयर पेन हो गया जिसे ओटेल्जिया बोलते हैं, फीवर हो गया, इरेटेबिलिटी हो गया, ईयर डिस्चार्ज हो गया, डिक्रीज हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम हो गई। डायग्नोसिस क्या करें? तो डायग्नोसिस के लिए हम करेंगे ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन, टिम्पेनोमेट्री एंड हियरिंग असेसमेंट करेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है लास्ट डिजीज इसकी इस यूनिट की, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द, बिल्कुल इसे हम एक और नाम देते हैं एक्जिमा। ठीक है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस इज द क्रोनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लामेटरी एलर्जी स्किन और डिसऑर्डर कॉमनली सीन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट और चिल्ड्रन में सामान्यतः देखने को मिलती है। इस कारण क्या हो गया इसका? तो कारण में देखने को मिलेगा फर्स्ट इज जेनेटिक हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, अस्थमा, एस्टीमिया हो सकता है, भाई किसी को उसके फैमिली को अगर किसी को हो, इन्वायरमेंटल एलर्जी डस्ट से, पोलन से, या फिर किसी खाने से, किसी आटे से हो, ड्राई स्किन एंड इरिटेंट्स, ये कारण हो सकते हैं। ये होता है क्या? एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस। ठीक है। ये अलग अलग टाइप है इसके, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये देखने को मिल सकता है। ओके। लास्ट यूनिट पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड पीडियाट्रिक सेकंड की लास्ट यूनिट आ चुके हैं हम। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। क्या है यूनिट का नाम? यूनिट का नाम है सर चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक मतलब कि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इज ए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर द प्रिवेंशन पहली चीज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर। कौन कौन से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? बिहेवियर, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच्चों में, उनको डायग्नोसिस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाया गया है। उस सेंटर को नाम दिया हमने चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। अब इसके टीम मेंबर्स की बात करते तो टीम मेंबर में फर्स्ट आता है पीडियाट्रिशियन, ठीक है, साइकेट्रिक्स हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिक नर्स होगी और सोशल वर्कर्स हो गए। क्योंकि बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन तो आएगा ही। ठीक है। बिहेवियर है तो साइकेट्रिक आएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिस्ट आएगा, साइकेट्रिक नर्स आएगी और सोशल वर्कर होगी। तो इसमें फर्स्ट आता है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मैनेजमेंट क्या करते हैं? एन्यूरेसिस होता क्या है? एन्यूरेसिस का मतलब है कि बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल का हो चुका है, उसके बाद भी इनवॉलेंट्री पासिंग आउट यूरिन, इसके बाद भी उसको पता नहीं है वो यूरिन है वो पासिंग कर देता है, इनवॉलेंट्री, कंट्रोल नहीं उसका। डिलेड ब्लैडर कंट्रोल, इमोशनल स्ट्रेस एंड डीप स्लीपिंग पैटर्न, ये क्या हो गया? कोजेज हो गया उसका। अब इसका मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट के लिए अवॉइड पनिशमेंट। पहली बात तो आप उसको पनिशमेंट मत दो, अब मारूंगी अगर ऐसा किया तो, ऐसा काम नहीं करना। ब्लेडर ट्रेनिंग, क्या करना? ब्लेडर को ट्रेनिंग देनी है आपको। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एट नाइट, रात में फ्लूइड है बंद कर दो। नेक्स्ट आता है एंकोप्रेसिस। क्या आता है? एंकोप्रेसिस। एंकोप्रेसिस मतलब कि वहां पे किया था यूरिन, यहाँ पे कर रहा है स्टूल। ओके। मैनेजमेंट क्या करेंगे? एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल हैबिट्स, हाई फाइबर डाइट देंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे बच्चे की। ओके। फिर आता है थंब सकिंग। थंब सकिंग का मतलब है कि कॉमन सी बीमारी है, बच्चा छोटा होता है, सभी होते हैं, सभी क्या है कि अपना जो अंगूठा है वो सक करते रहते हैं, चूसना जिसे बोलते हैं। ठीक है। इन कॉमन हैबिट इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। ऑटोमेटिक ये ठीक हो सकती है, 3 से 4 साल में बच्चे की ठीक हो जाती है। जेंटल डिस्करेजमेंट करो एंड डाइवर्जनल एक्टिविटीज कराओ, मतलब कि जब वो काम कर रहा है सकिंग का, थंब सकिंग का, तो आप दूसरा काम करा दो, उसको डाइवर्जन करा दो वहां से। नेक्स्ट आता है स्टीलिंग, मतलब कि बिना बताए, बिना परमिशन के कोई भी चीज उठा के भाग जाना। बच्चे, छोटे बच्चे क्या होते हैं, बिना किसी के परमिशन के उनका आइटम उठा के भाग जाते हैं। ठीक है। कि कोई दूसरे बच्चे का खिलौना लेके भाग गए घर पे, तो इसमें अटेंशन सीकिंग एंड पुअर मोरल गाइडेंस, ये 2 कारण हो सकते हैं इसका। ठीक है। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? एक्सप्लेन राइट एंड रॉन्ग, बच्चे को बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, अगर ऐसे उठाए तो आप पूछो। ठीक है। मोरल एजुकेशन देंगे एंड काउंसलिंग कराएंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा, फिर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर। क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर है,
जिसमें होता क्या है कि डर रहता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, हमारा वेट बढ़ ना जाए। इसके लिए वो खुद क्या करता है, भूखा रहना स्टार्ट कर देता है। कोई भी क्या है बच्चा है कि उसको डर रहता है कि कहीं मैं ज़्यादा खा लूंगा तो वेट गेन हो जाएगा, मोटा हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। इसलिए वो खुद भूखा रहना चालू कर देता है। कारण क्या हो गया इसका, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस हो गई, क्लिनिकल फीचर्स, वेट लॉस। जब वो भूखा रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका वेट है वो कम हो जाएगा। रिफ्यूज टू ईट, कोई भी खाने को लिए दोगे आप तो वो रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन देंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराएंगे, फैमिली थेरेपी एंड हॉस्पिटलाइजेशन इफ सीवियर। अगर ज़्यादा हो रहा है प्रॉब्लम तो हॉस्पिटलाइजेशन कराएंगे। एंड लास्ट वन इज बुलमिया बुलिमिया नर्वोसा। क्या है बुलिमिया नर्वोसा? अब देखो इसमें क्या होता है, बच्चे को खाने को मना कर रहा था वो, लेकिन हमने उसको दे दिया खाना, खा भी लिया बच्चे ने। लेकिन हुआ क्या, खाने के बाद में वो खुद उसको खाने को निकालने की कोशिश कर रहा है बाय वोमिटिंग एंड प्रूजिंग। सुनो, इट इज ईटिंग डिसऑर्डर विथ रिकरेंट बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वोमिटिंग एंड प्रूजिंग एपिसोड्स। कारण क्या क्या हो सकता है इसका, एपिसोड ऑफ ओवर ईटिंग, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, वो खुद वोमिटिंग करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो जाता है उसमें। अब मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट के लिए साइकोथेरेपी देंगे हम उसको, डाइट काउंसलिंग कराएंगे एंड बिहेवियरल थेरेपी करवाएंगे। ओके, तो देखो टाइम देख सकते हो आप कितना टाइम हुआ है, कब क्लास स्टार्ट हुई थी। तो ये आपका कंप्लीट वन शॉट है, कंप्लीट होता है कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट, बेसिक से लेकर हमने कंप्लीट सिलेबस देख लिया है, आपका रिवीजन क्लास हो चुकी है। ये पूरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वन शॉट हमने कवर कर लिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने एक एक टॉपिक को, एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक को हमने बहुत ही बारीकी से देखा, सेपरेट पढ़ा उन वन शॉट में, ठीक है। प्लेलिस्ट तैयार है, जाके देख सकते हो आप। उसके बाद में हमने आपको क्या दिया, बिल्कुल बूस्टर डोज दिया आपको, बूस्टर डोज दिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वन शॉट, जो आप सामने देख सकते हो, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिल गया है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट योर अपकमिंग एग्जाम। एंड नोट्स आपको इसके भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जाओ और पढ़ो। राधे राधे। एंड कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। राधे राधे।